अस्सलामुअलैकुम। 3 पुलिसवार और कभी गिरफ्त में न आने वाले मुजरिम अननाउन, शैडो और हाइड एंड सीक अब गिरफ्त में आ रहे थे। फहमी और अली ने बड़ी हिकमत अमली से अननाउन को जख्मी करके गिरफ्तार किया था। फिर नासरा ने पहली बार मुझे टेलीपैथी के जरिए पापा कहकर मुखातिब किया और ये खुशखबरी सुनाई कि दूसरा पुलिसवार मुजरिम शैडो जर्मनी से भागकर कोलंबिया आया था। उसे पोरस, नासरा और सना ने गिरफ्तार करके एक बंगले में कैद कर दिया था। नासरा ने मुझसे कहा कि मैं पारस को इतला दूं कि वो इस बंगले में जाकर उस खतरनाक मुजरिम को अपनी तहवील में ले ले। मैंने पारस से कह दिया कि वो शैडो को अपना कैदी बना ले, फिर उसे अली के पास पहुंचा दे। मैंने नासरा से कहा था, पहली बार मेरे पास बेटियां बनकर आई हो, मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाकर रुखसत कर रहा हूँ। सानी ने नीलमा के बारे में बताया है। मैं तुमसे वादा करता हूँ उस चुड़ैल की आत्मा आइंदा पोरस को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। आइंदा तुम देखोगी कि मैं कैसी चाल चलता हूँ। नासरा मेरी इस बात से खुश हो गई। वो और सना चाहती थी कि मैं पारस और पोरस में सुलह करा दूँ। मैंने कहा, मेरा मशवरा है कि आइंदा दोनों के मामलात में कुछ ना कहा करो, तमाशे देखती रहो। उनकी एक दूसरे से हमदर्दी और एक दूसरे से दुश्मनी दुनिया से निरा लिया। मैंने आमना के पास पहुंचकर नासरा के मुतल्लिक बताया कि जिस्म उसका है लेकिन उसके अंदर नीलमा की आत्मा है। वो अब अपनी आत्मा शक्ति खो चुकी है, लेकिन नासरा के अंदर रहकर पुरानी दुश्मनी के बायस पोरस को जानी नुकसान पहुंचाना चाहती है। एक बार पोरस को हलाक करने की तकरीबन कामयाब कोशिश कर चुकी थी, मगर नासरा ने अपना जहर पोरस के जिस्म से चूस कर उसे बचा लिया। आमना ने कहा, मैं नासरा की मजबूरी समझ रही हूँ। वो पोरस को महफूज रखने के लिए खुदकुशी करेगी तो नीलमा की आत्मा उसके जिस्म से निकल जाएगी। फिर उसमें इतनी शक्ति नहीं रहेगी कि वो किसी दूसरी औरत का जिस्म हासिल कर सके और पोरस नासरा को खुदकुशी करने से बाज रख रहे। यही बात है। फिलहाल नीलमा की आत्मा इसी अंदेशे से पोरस पर दोबारा जानलेवा हमला नहीं कर रही है कि पोरस के साथ नासरा भी अपनी जान पर खेल जाएगी तो उसकी आत्मा भी भटकती रह जाएगी। तुम चाहते हो कि नीलमा कभी पोरस से दुश्मनी ना करे और नासरा खुश रहा करे कि ये रूहानियत या आत्मा शक्ति का मामला है। हमें तबरेज़ी साहब से हदायत हासिल करनी चाहिए। वो हम वक्त इबादत में मसरूफ़ रहते हैं, उनकी इबादत में मदाखलत ना करो। तुम भी रूहानी टेलीपैथी का इल्म हासिल कर चुकी हो, अपने ही तौर पर कुछ करो। आमना ने कहा, दुनियावी इल्म बहुत वसी है और दीनी या रूहानी इल्म तो कायनात की तरह लामहदूद है। दानाई ये है कि जब बहुत कुछ हासिल होने लगे तो यही समझना चाहिए कि अभी कुछ हासिल किया है। वैसे तबरेज़ी साहब ने मुझे बुलाया है, मैं वहीं जा रही हूँ। तुम 10 मिनट के बाद मेरे दिमाग में आओ। मैं उसके पास से चला गया। मेरा ख्याल था आमना और तबरेज़ी साहब जैसी रूहानी शख्सियात के लिए ये कोई बड़ा मसला नहीं है। नीलमा की आत्मा शक्ति ना होने के बराबर है। उसकी इंतकामी कार्रवाइयों को ख़त्म कर दिया जाएगा। मैं 10 मिनट के बाद आमना के दिमाग में आया। वो हुजरे में तबरेज़ी साहब के सामने दो जानू बैठी, सर झुकाए नासरा और नीलमा के हालात बता रही थी। फिर उसने कहा, आला हज़रत, मेरे मजाजी खुदा मेरे पास आए हैं। मैंने उन्हें सलाम किया। उन्होंने सलाम का जवाब देकर कहा, यह बात यकीनी है कि नासरा की तबई उम्र तक नीलमा उसका जिस्म छोड़कर नहीं जाएगी, क्योंकि नासरा की वफ़ात के बाद उसकी आत्मा भटकती रहेगी। मैंने कहा, आला हज़रत, मैं चाहता हूँ कि आप नीलमा की आत्मा को इंतकामी कार्रवाइयों से बाज रखें। पाकीज़गी निस्फ़ ईमान है। मुसलमान की रूह हो या हिंदू की आत्मा, ये पाकीज़ा होती है। नीलमा ने आत्मा शक्ति हासिल करने के लिए काले जादू का भी सहारा लिया था और काले जादू की शैतानी तकाज़ों को पूरा करने के लिए गलाज़त और गुनाहों से गुजरती रही थी। हम अपने पाकीज़ा रूहानी उलूम को उससे दूर रखेंगे अगर हम उसकी नापाकियों को दूर करने के लिए नासरा को कलाम पाक की चंद आयात पढ़ने को देंगे तो उसकी आत्मा कलाम पाक की पाकीज़गी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। नासरा के जिस्म को छोड़कर भाग जाएगी। इस तरह नासरा की भी मौत वाक़ई हो जाएगी। वह थोड़ी देर तक ज़ेरे लब पढ़ते रहे। अभी मैं रूहानी टेलीपैथी के ज़रिए नासरा के पास गया था। नासरा जिस्मानी तौर पर सुकड़ कर बैठ गई थी। नीलमा की आत्मा सहम कर उसे मजबूर कर रही थी कि वो सांस रोक ले। मैं सांस रोकने के बावजूद वहाँ मौजूद रहा तो वह थर थर कांपती हुई सुकड़ती रही। मेरे इस अमल से अंदाज़ा करो कि मेरी और आमना की मौजूदगी से नीलमा की आत्मा सहम कर इंतकामी कार्रवाई से बाज रहेगी, लेकिन नासरा भी मुश्किलात में रहेगी। मैंने एक सरदा भर कर कहा, बेचारी नासरा ने मुझे पापा कहा था और मैंने उसे बेटी बनाकर वादा किया था कि उसे नीलमा की इंतकामी कार्रवाइयों से निजात दिलाऊंगा। तबरेज़ी साहब ने कहा, नासरा के अंदर नापाक रूह है, लेकिन उसके साथ रहने वाले जलाल पाशा और सना नमाज़ें पढ़ते हैं, कुरान मजीद की तलावत करते हैं। अगर वो बाप बेटी वक्तन फ़वक्तन नासरा के सामने दुआया याद पढ़ते रहेंगे तो नीलमा की आत्मा सहमी हुई सी नासरा की मर्ज़ी के मुताबिक रहा करेगी। फ़िलहाल नासरा और पोरस को इसी तरह नीलमा की नापाक आत्मा से महफूज रखा जा सकता है। मैंने वहाँ से आकर नासरा से कहा कि वो जलाल पाशा और सना को अपने दिमाग में बुलाए। जब वो दोनों आ गए तो मैंने तबरेज़ी साहब से होने वाली गुफ्तगू की तफसील बताई। फिर कहा, नासरा के अंदर एक नापाक आत्मा है। सना या जलाल पाशा साहब कभी कभी नासरा के सामने या उसके दिमाग में रहकर दुआया याद पढ़ते रहेंगे तो वह नापाक आत्मा सही रहेगी और कभी पोरस के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं करेगी। जलाल पाशा ने कहा, फरहाद साहब, हम इबादत करने वाले पाकीज़गी की अहमियत को समझते हैं। तबरेज़ी साहब ने दुरुस्त फरमाया है। उस नापाक आत्मा को दुश्मनी और पोरस के खिलाफ कार्रवाइयों से रोकने के लिए यही एक रास्ता रह गया कि हम बाप बेटी नासरा के सामने दुआया याद पढ़ते रहें।
आप नासरा और पोरस की भलाई चाहती हैं। इसके लिए हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। मैंने नासरा से कहा, बेटी नासरा, तुमने मुझे बाप कह दिया। इंशाल्लाह मैं कभी तुम पर आंच नहीं आने दूंगा। जब भी तुम्हारा कोई मसला हो मुझे फ़ौरन आवाज़ देना, मैं आ जाऊंगा। वो खुशी से निहाल होकर मेरा शुक्रिया अदा करने लगी। मैं वहाँ से चलाया। उस वक्त हमारी गुफ्तगू के दौरान में पोरस मौजूद नहीं था। जब वो आया तो नासरा ने पूछा, कहाँ गए थे? उसने कहा, तुमने ख्याल ख्वानी के ज़रिए ये क्यों नहीं मालूम किया कि मैं कहाँ था? थोड़ी देर पहले मेरे पापा फरहाद अली तैमूर आए थे। सना और पाशा अंकल भी मौजूद थे। वह मुझे और तुम्हें नीलमा की नापाक आत्मा की दुश्मनी से महफूज रहने की तदबीर बता रहे थे। नासरा ने उसे तफसील से तबरेज़ी साहब के मशवरों के मुतालिक बताया। फिर कहा, मेरे पापा सचमुच हम दोनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक बाप की तरह जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। तुम और पारस एक दूसरे के अजीब दुश्मन हो, मगर तुम्हें मेरे पापा की फ़र्ज़ शनासी और नेक नियति पर एतमाद करना पड़ेगा। मैं इब्तदा ही से फरहाद साहब की गैर जानिबदारी का मोतरफ़ हूँ। उन्होंने अपने बेटे पारस की हमायत में कभी मुझे नुकसान नहीं पहुँचाया। जब मैंने उनकी हलाकत की खबर सुनी थी तो यकीन करो मुझे ऐसा सदमा पहुँचा था जैसे मेरे बाप को हलाक किया गया हो। जब तुम एक बेटे की तरह सदमा पहुँचा था तो तुम उन्हें फरहाद साहब क्यों कहते हो, पापा क्यों नहीं कहते? मैं सोचता था शायद वो मेरी ज़ुबान से पापा कहना गवारा ना करें, लेकिन अब तुमने पापा कहा और उन्होंने तुम्हें बेटी बना लिया, तो आज से मैं भी उन्हें पापा कहकर मुखातिब करूँगा। जलाल पाशा ने कहा, सच्चे दिल से पापा कहने का मतलब ये होगा कि पारस तुम्हारा भाई है, लिहाजा दो भाइयों में जो अदावत होती है उसे ख़त्म होना चाहिए। अगर पारस मेरे मामलात में मदाखलत ना करे तो हम दोनों एक जान दो कालिब बनकर रहेंगे। एक भाई के मामलात का ताल्लुक दूसरे भाई से होता है। किसी भी मामले का नुकसान या फ़ायदा दोनों भाइयों को पहुंचता है। तुम दोनों के दिल साफ होंगे तो फिर एक दूसरे की किसी बात पर एतराज़ नहीं होगा। एतराज़ वो करेगा, आप आजमा कर देख लें। पारस से इस बात की ज़मानत लें कि मैं जो गैर मामूली दवाएँ तैयार करा रहा हूँ इस सिलसिले में वो कोई रुकावट पैदा न करे। हम इस सिलसिले में अभी पारस से बात करेंगे। वो पहले की तरह आप सबको पहचानने से इनकार कर देगा। हम फरहाद साहब के ज़रिए उसे गुफ्तगू पर मजबूर करेंगे। जलाल पाशा ने मुझे मुखातिब किया और कहा, आपकी दानाई से हमारे आपस के ताल्लुकात बेहतर होते जा रहे हैं। अब हम पारस और पोरस के आपस के इख्तलाफात दूर करना चाहते हैं। इसके लिए आपके ताउन की ज़रूरत है। मैंने कहा, मेरी हदायत के मुताबिक पारस इख्तलाफात ख़त्म कर देगा। आप बताएं कि पोरस क्या चाहता है? पोरस चाहते हैं कि पारस उसके मामलात में मदाखलत न करे। पोरस को बताएं कि मैं उसके दिमाग में आ रहा हूँ, आप तमाम भी उसके अंदर मौजूद रहें। खुदा करे कि उनकी अदावतें ख़त्म हो जाएं। जलाल पाशा चला गया। मैंने 1 मिनट के बाद पोरस के दिमाग में आकर उसे मुखातिब किया। उसने कहा, पापा आदाब। नासरा ने मुझसे कहा है कि जब आपने उसे बेटी बना लिया है तो आप मुझे भी बेटा बना लेंगे। नासरा ने दुरुस्त कहा है, पारस की तरह तुम भी मेरे बेटे हो। अक्सर दो भाइयों में झगड़े होते हैं। अगर तुम दोनों के झगड़े ख़त्म हो जाएं तो हमें बहुत खुशी होगी। आपको तो खुशी होगी, लेकिन मैं खुद को खुशकिस्मत समझूंगा, क्योंकि दुनिया वाले मुझे आपका फैमिली मेम्बर कहेंगे। तो फिर बताओ, तुम्हें पारस से क्या शिकायत है? वो मेरे कई मामलात में मदाखलत करता है। उसने कई बार मेरी कामयाबियों को नाकामियों में बदल दिया है। अपना दिल साफ़ करने के लिए लाजमी है कि पिछली अदावतें भुला दी जाएं और मौजूदा हालात और मुस्तकबिल में अपने तहफ़्फ़ुज़ और दोस्ताना ताल्लुकात की बातें तय करके उन पर अमल किया जाए। मौजूदा मामला यह है कि मैं कुछ गैर मामूली दवाएँ तैयार करना चाहता हूँ, लेकिन पारस ने चैलेंज किया है कि वो मुझे ऐसा नहीं करने देगा। उसी चैलेंज करने वाले पारस ने उन गैर मामूली दवाओं के नुस्खे तुमसे छीन लिए थे। वो चाहता तो तुम्हें उन नुस्खों से महरूम रख सकता था। ऐसे में तुम वो गैर मामूली दवाएँ कैसे तैयार करते? उस वक्त मैं सब्र करता और उन नुस्खों को दोबारा हासिल करने की कोशिशें करता। अगर तुम ये फ़र्ज़ कर लो कि पारस ने दयानतदारी से नुस्खे वापस नहीं किए हैं, महीने 2 महीने, साल 2 साल में उन्हें दोबारा हासिल कर सकोगे, तो फिर कम अज़ कम 1 बरस तक वो गैर मामूली दवाएँ तैयार ना करो। मैं इस बात की ज़मानत देता हूँ कि पारस भी वो दवाएँ तैयार नहीं करेगा। वह तमाम नुस्खे तुम दोनों के पास हैं। गैर मामूली दवाएँ तैयार करने पर एतराज़ क्या है? वह शैतानी नुस्खे हैं, उनके ज़रिए दुश्मनों को ज़ेर किया जा सकता है। लेकिन जब भी कोई चीज़ आज़ाद होती है वो दुश्मनों और जुराइम पेशा अफराद के हाथों में भी पहुंचती है। एक सुई से लेकर एटम बम की इजादात तक किसी भी जात को आज तक कोई छुपा कर नहीं रख सका। तुमने आर्जी तौर पर टेलीपैथी को ख़त्म करने की दवा तैयार की। हमने इसके जवाब में हमेशा के लिए टेलीपैथी को ख़त्म करने की दवा तैयार कर ली। उस दवा से सिर्फ तुम्हें नहीं, मेरे बेटों को भी नुकसान पहुँचाए। मेरे बेटे और हमारे कितने ही टेलीपैथी जानने वाले मातियत उस इल्म से महरूम हो गए। क्या तुम मेरी इस बात पर भरोसा करोगे कि पारस उन शैतानी नुस्खों से दवाएँ तैयार नहीं करेगा? मैं आंखें बंद करके किसी शक व शुबे के बगैर आप पर भरोसा करता हूँ और एक बेटे की ज़ुबान से वादा करता हूँ कि जब तक आप हुक्म नहीं देंगे मैं वो दवाएँ तैयार नहीं करूँगा। शाबाश बेटे, तुमने दिल खुश कर दिया। अब तुम समझ सकते हो कि हम सब कितने ताकतवर हो गए हैं। अब हमारे इत्तेहाद से दुश्मनों को पसीना आ जाएगा। वो सब खुश होकर एक दूसरे को एक नए अज़म और मुस्तहकम इत्तेहाद के सिलसिले में मुबारकबाद देने लगे। मैंने कहा, पारस पुरस्कार बनकर रहने वाले शैडो को पोरस के ताउन से गिरफ्त में लेकर सानी के साथ अली के पास गया है। कल तक पेरिस आएगा। मैं चाहता हूँ कि पोरस भी कल या परसों तक पेरिस आए। पारस उसे गले लगाएगा। वह सब खुशी से तालियां बजाने लगे।
मैं अपनी मसरूफियात के बायस वहाँ से चला गया। जलाल पाशा ने कहा, बेटे पोरस, इत्तेहाद में बड़ी ताकत है। तुम नासरा और सना के साथ पेरिस जाओ, मैं भी आऊँगा। जलाल पाशा पेरिस में मुलाकात करने का वादा करके चला गया। नासरा, सना और पोरस ने रात का खाना खाया। खाने के दौरान में वो नए इत्तेहाद के सिलसिले में दिली मुसर्रतों का इजहार करते रहे। वो तीनों समझ रहे थे कि हमसे इत्तेहाद करके वो कितने ताकतवर हो गए हैं। खाने से फारिग होकर सना नासरा के साथ उसके बेडरूम में आई। फिर उसके साथ एक सोफे पर बैठकर उसके रूबरू होकर दवाइयाँ याद पढ़ने लगी। पोरस उनसे ज़रा दूर एक सोफे पर बैठा सोचता रहा। मुझसे गुफ्तगू करने के बाद वो मुतमईन था और सोच रहा था कि पापा के साए में एक नई ज़िंदगी का आगाज़ होगा। दुआओं के इख्तिताम पर नासरा ने कहा, बेशक अल्लाह ताला के कलाम में तासीर है। मैं खुद को बहुत हल्का फुल्का सा महसूस कर रही हूँ और आज तो पापा ने इतना मुतमईन किया है कि मुझे बहुत गहरी नींद आएगी। सना वहाँ से अपने कमरे में चली गई। पोरस ने अपनी जगह से उठकर दरवाजे को अंदर से बंद किया। बाहर के दरवाजे और खिड़कियाँ पहले ही अंदर से बंद कर दी गई थीं। गैर ज़रूरी बत्तियाँ बुझा दी गई थीं। दीवार पर लगी हुई घड़ी के कांटे एक एक सेकंड में हरकत करते हुए हर गुजरते हुए लम्हे को कत्ल कर रहे थे, ताकि कत्ल होने वाला वक्त वापस ना आ सके। वक्त हम इंसानों की तरह मरता है, इसलिए कभी वापस नहीं आता। रात के 2 बज गए। नासरा और पोरस एक दूसरे के साथ भरपूर मोहब्बत के फ़राइज़ अदा करके बड़े मुतमईन होकर सो रहे थे। ऐसे ही वक्त नासरा नींद में किसमिस आने लगी। उसे ख्वाब में एक ऐसी बूढ़ी औरत दिखाई दे रही थी जिसकी उम्र 150 साल थी। वो नीलमा थी। उसे कह रही थी, मुझे देख, मैं कभी जिस्मानी तौर पर ऐसी थी, फिर आत्मा शक्ति से कई बार नौजवान लड़कियों के जिस्मों में दाखिल होकर हसीन दोशीज़ा बनती रही। अब तू मेरा आखिरी जिस्म है। तेरे अंदर से निकलूंगी तो फिर किसी के जिस्म में दाखिल नहीं हो सकूंगी। मेरी आत्मा भटकती रह जाएगी। नासरा ने नींद में पूछा, तू मेरे जिस्म से बाहर कैसे आ गई? मैं जिस्म से बाहर आऊँगी तो तू मर जाएगी। मैं तेरे ख्वाब में ख्याल ख्वानी के जरिए आई हूँ। पहले ही अच्छी तरह समझ ले कि रूह के बगैर जिस तरह जिस्म मुर्दा हो जाता है, उसी तरह दिमाग भी मुर्दा हो जाता है। तुझे इसका मतलब समझ लेना चाहिए कि मेरी रूह की बदौलत तेरा जिस्म और तेरा दिमाग काम कर रहे, और मेरी रूह को पाकर तेरे दिमाग में टेलीपैथी का इल्म आया है। नासरा ने कहा, मैं मानती हूँ पहले टेलीपैथी नहीं जानती थी, तेरे आने से ख्याल ख्वानी करने लगी हूँ। तू एहसान फरामोश है। मुझसे एक गैर मामूली और ज़बरदस्त इल्म हासिल करने के बाद मुसलमानों की आसमानी मुक़द्दस किताब की आयत के ज़रिए मुझे बेबस और ताबे बना रही है। क्या कुरान मजीद की आयतों का तुझ पर असर नहीं हुआ था? बहुत असर हुआ था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बड़े पहाड़ तले दब गई हूँ और कभी इसके नीचे से निकल नहीं पाऊंगी। लेकिन तुम्हारी और पोरस की जज्बाती गलती से आज़ाद हो गई हूँ। तुम दोनों ने नापाक होकर उस पाकीज़गी को ख़त्म कर दिया है जिसे सना तुम्हारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए ढाल बनाकर गई थी। और खुदाया, मैंने इस पहलू पर गौर नहीं किया था। वाकई जब तक तुझे पूरी तरह बेबस और ताबे ना बना दिया जाता तब तक मुझे पोरस से दूर रहना चाहिए था। आज मैंने तहारत और पाकीज़गी के हवाले से इस आसमानी किताब की क़ुव्वत को समझा है। आइंदा मैं पहाड़ जैसा बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। सना और पाशा रोज़ दवाइयाँ याद पढ़ते रहेंगे तो मैं चंद दिनों में ही बिल्कुल बेबस और कमज़ोर हो जाऊंगी। यह फ़ैसले की आखिरी रात है। अगर तू मेरी बातों पर अमल नहीं करेगी तो मैं तेरे जिस्म से निकल जाऊंगी। अपना भी नुकसान करूंगी और तेरा भी, लेकिन उससे पहले तुझ पर गालिब रहने की कोशिश कर रही हूँ। तू क्या करना चाहती है? मैं अपने पोरस को नुकसान पहुँचाने नहीं दूंगी। वसते हुए बोली, नुकसान पहुँचाने की इब्तदा कर चुकी हूँ। तुम दोनों ने नापाक होकर हमेशा की तरह सरहाने रखा हुआ दूध पीना चाहा था। तब मैंने तुम्हारे दिमाग पर कब्जा जमा लिया और तुमने मेरी मर्जी के मुताबिक दूध में ऐसाबी कमज़ोरी की दवा मिला दी थी। इस दूध को तुम दोनों ने पिया और सो गई। इन लम्हात में पोरस दिमागी तौर पर कमज़ोर होकर सो रहे और मैं तुम्हारे ज़रिए ख्याल ख्वानी करके उसके दिमाग में जाऊंगी। मैं हरगिज़ अपने पोरस के दिमाग में नहीं जाऊंगी। वह इनकार करने के बावजूद उठकर बैठ गई। उसका भी दिमाग कमज़ोर था और नीलमा की टेलीपैथी की गिरफ्त में था। वो अपने महबूब पोरस के ख्वाबीदा दिमाग में जाकर उस पर तनवीमी अमल करने लगी। उसके दिमाग में ये बातें नक्श करने लगी कि वह फरहाद को अपना बाप नहीं समझेगा, उससे इत्तेहाद करने वाली बातें भूल जाएगा, सना और पाशा से भी दूर हो जाएगा और आइंदा किसी भी पराई सोच की लहरों को अपने दिमाग में नहीं आने देगा। वो एक महबूबा की हैसियत से जो कहेगी वो उस पर अमल करेगा। नासरा उस पर तनवीमी अमल करके फिर पोरस के पास लेट गई। आंखें बंद करके नीलमा की आत्मा की मर्जी के मुताबिक अपने ही दिमाग पर तनवीमी अमल करने लगी। अमल ये था, मैं आइंदा मुसलमानों की आसमानी किताब की कोई आयत नहीं सुनूंगी। फरहाद के साथ होने वाले बाप बेटी के रिश्ते को भूल जाऊंगी और किसी की भी सोच की लहरों को अपने दिमाग में नहीं आने दूंगी। नीलमा की आत्मा की मौजूदगी ने मुझे टेलीपैथी का इल्म दिया है। मैं इस आत्मा की मर्जी के मुताबिक ख्याल ख्वानी करती रहूंगी। पूरा अमल करने के बाद वो पोरस की तरह 2 घंटे के लिए तनवीमी नींद सो गई। औलाद आदम अलैहिस्सलाम अज़ल से शैतान के ज़रिए असर आकर गुमराह होती रही है और क़यामत तक यह सिलसिला जारी रहेगा। सिर्फ वो मोमिन जो ईमान की पुख्तगी के बायस शर से महफूज रहते आए हैं, वो कभी शैतान के ज़रिए असर आकर गुमराह नहीं होते। सुबह अज़ान के वक्त नासरा और पोरस की आंखें खुली तो उनके दिल और दिमाग बदल चुके थे। नासरा ने कहा, हम अपने एक बैग में ज़रूरी सामान लेकर अभी यहाँ से जाएंगे। तनवीमी अमल के मुताबिक पोरस उसका ताबे बन चुका था। उसकी किसी बात से इनकार नहीं कर सकता था। दोनों ने एक बैग में ज़रूरी सामान रखा। नासरा ने नीलमा की मर्जी के मुताबिक पोरस से कहा,
हमारे दुश्मन जितने कम हों उतना ही अच्छा है। तुम इस दवाइया याद पड़ने वाली दुश्मन को हलाक कर दो, फिर हम यहाँ से चलेंगे। पोरस ने कहा, उसे तुम्हें गला दबोच कर मार डालूंगा। वो दोनों दबे कदमों चलते हुए सना के कमरे की तरफ जाने लगे। गहरी नींद सोने वालों को हलाक करना कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं होता। वो दोनों सना के कमरे के पास आए। उसका दरवाज़ा अंदर से बंद था। वो सना को आवाज़ देते तो बेचारी दरवाज़ा खोलकर खुद मौत को दावत देने चली आती। आवाज़ देने से पहले दोनों ने खिड़की के पास आकर इसका पर्दा हटाकर देखा। वो जाए नमाज पर फजर की नमाज पढ़ रही थी। वो दोनों फौरन ही खिड़की का पर्दा छोड़कर ज़रा पीछे चले गए। नासरा ने नीलमा की मर्जी के मुताबिक कहा, वो पाक साफ रहती अभी नमाज पढ़ रही है। इसके बाद आसमानी किताब की तलावत करेगी तो तलावत की आवाज़ मेरे कानों तक पहुंचेगी। उससे पहले ही यहाँ से चलो। वो दोनों तेज़ी से चलते हुए बंगले के बाहर आए, फिर कार स्टार्ट करके बंगले से बाहर निकल गई। नासरा मजबूर थी। उसके अंदर की नापाक आत्मा ने उसे जकड़ लिया था और उसके ज़रिए पोरस को भी फांस लिया था। वो सच्चे दिल से मुझे बाप की जगह देकर पारस का भाई और दोस्त बनना चाहता था, लेकिन शैतानी कुव्वत भी तो एक नाकाबिले तरदीद हकीकत है। पलक झपकते ही दोस्त को फिर से दुश्मन बना देती है। पोरस करीब होते होते फिर दूर होता जा रहा था। हज़ारों लाखों डॉलर्स लेकर दुनिया की अहम समाजी और सियासी शख्सियात को कत्ल कराने वाले 3 पुरस्कार मुजरिमों में से मिस्टर अननोन और मिस्टर शैडो के हालात में बयान कर चुका हूँ। तीसरा पुरस्कार मुजरम हाइड एंड सीक हमारे हाथ आने से पहले अल्पा और ब्रेन आदम के हत्थे चढ़ गया। हाइड एंड सीक इसराइल नहीं जाना चाहता था। वो काहिरा जाने वाली एक फ़्लाइट में सफ़र कर रहा था, लेकिन अल्पा पायलट के दिमाग पर कब्जा करके उस तैयारी को तिल अबैब में ले आई थी। अल्पा की टेलीपैथी से दूर रहने के लिए ही वो इसराइल नहीं जाना चाहता था, और जो नहीं चाहता था वही उसके साथ होने वाला था। तिल अबैब के एयरपोर्ट पर तैयारे से उतरते ही इसराइली फ़ौज के जवानों ने उसे हिरासत में ले लिया। फिर उसे एक खुफिया कैद खाने में ले आए। उसने अनजान बनकर पूछा, मुझे गिरफ्तार किया गया है, यहाँ क्यों लाया गया है? क्या मैंने बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी की है? एक फ़ौजी अफसर ने कहा, अगर तुम मुजरिम नहीं हो तो कहो, हम तुम्हें फरहाद अली तैमूर या उसके बेटे अली तैमूर के पास पहुंचा दें। उनके सामने तुमसे कोई सवाल नहीं किया जाएगा। तुम खुद ही अपने बेशुमार जुराइम की फहरिस्त पेश कर दोगे। वो कुछ न बोल सका, सोचने लगा। ब्रेन आदम ने कहा, मैंने तैयारी में जादू का कमाल दिखाया था। उस जादू के जरिए मैं तुम्हारी पूरी हिस्ट्री बयान कर सकता हूँ। तुम जादूगर नहीं हो। मैडम अल्पा की टेलीपैथी के जरिए काहिरा जाने वाले तैयारी को यहाँ ले आयो। चलो मैडम अल्पा के जरिए ही सही, तुम एक कैदी बनकर आ गए हो। टेलीपैथी भी एक जादू है, और ये जादू बोल रहा है कि बड़े बड़े ममालिक के सरबरा तुम एक फर्जी नाम हाइड एंड सीक के तौर पर जानते हैं, जबकि तुम्हारा असल नाम थॉर्न आइवन है। अमेरिका, यूके, फ्रांस और इटली के बैंकों में तुम्हारे लाखों डॉलर्स और पाउंड्स हैं। शिकागो के एक ज़ाती बंगले के तय खाने में तकरीबन 150 करोड़ के हीरे जवाहरात और बड़े ममालिक को ब्लैकमेल करने वाली कई अहम दस्तावेजात हैं। कहो तो हम तुम्हारी पर्सनल लाइफ की बहुत सी शर्मनाक बातें बता सकते हैं। वो परेशान होकर बोला, मानता हूँ यहाँ मेरा कोई राज छुपा नहीं रहेगा। मैं अपनी तदबीर से बहुत दौलतमंद बनता रहा हूँ, लेकिन अब तकदीर से नहीं लड़ सकूँगा। मैं मैडम अल्पा के शिकंजे में आ गया हूँ। क्या वो मुझसे बातें करना और मुझसे मुलाकात करना पसंद करेंगी? अल्पा ने उस कैद खाने में दाखिल होकर कहा, तुम मुलाकात करने की फरमाइश ना करते तभी मैं तुम्हें देखने आ जाती। मेरे बिग ब्रदर ने बताया है कि तुम्हारी आंखें खतरनाक हद तक पुरकशिश हैं। तुमसे आंखें मिलाने वाला हैप्नोटिज्म के शहर में जकड़ जाता है। वैसे मैं दूर से देख रही हूँ, तुम बहुत खूबरू हो और एक बावकार शख्सियत के मालिक हो। हसीन औरतें तुम पर मरती होंगी। वो हसीन एयर होस्टेस भी तुम्हारे शहर में जकड़ गई थी, उसे मैंने तुम्हारे शहर से निकाला था। मैं ये मानता हूँ कि मैं पुरस्कार रहकर तुम्हारी हुकूमत के चंद काबरीन को ब्लैकमेल करता रहा हूँ, लेकिन उनसे भारी मुआवजा लेकर उनके सियासी दुश्मनों को कत्ल कराता रहा हूँ। अब मैं उन्हें ब्लैकमेल नहीं कर सकूँगा। तुमने टेलीपैथी के जरिए वो जगह मालूम कर ली है जहाँ वह अहम दस्तावेजात और 150 करोड़ से ज़्यादा मालियत के हीरे जवाहरात रखे हुए हैं। अल्पा ने कहा, हाँ, अब वो ख़जाना और तमाम अहम दस्तावेजात हम हासिल करेंगे, और वह सब कुछ हासिल करने के बाद मुझे मार डाला जाएगा। तुम्हें ज़िंदा रखा जाएगा। तुमसे आइंदा भी फ़ायदे हासिल किए जा सकती हैं। वो बोलती हुए उसके रूबरू आ गई। थॉर्न आइवन ने नज़रें उठाकर उसे देखा। उससे आंखें मिलते ही अल्पा जैसे उन गैर मामूली आंखों की कशिश से निकलने के लिए अपनी आंखें हटाकर दूसरी तरफ खींचना चाहती थी, लेकिन उसकी आंखों की कशिश अपनी तरफ खींचती रही। वो कशिश कहती रही, नजरें ना फेरो, ये कशिश तुम्हारे लिए। अपने ख्याल ख्वानी करने वाले दिमाग को ये अच्छी तरह समझने दो कि मेरी आंखें तुम्हारे दिल और दिमाग में नक्श रहेंगी। इन आंखों को दोबारा देखे बगैर तुम्हें नींद नहीं आएगी, तुम्हें भूख नहीं लगेगी, और इन्हें बार बार देखने के लिए टेलीपैथी जानने वाले बड़ी दिमागी कुव्वतों के हामिल होते हैं। अल्पा ने अपनी पूरी दिमागी तवानाइयों से काम लेते हुए उसकी नज़रों से अपनी नज़रें हटा लीं, फिर उसकी तरफ से मुंह फेर लिया। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। अब तक पारस के सिवा किसी ने उसे मुतासिर नहीं किया था, लेकिन इस हाइड एंड सीक यानी थॉर्न आइवन की आंखों में ऐसी गैर मामूली और शैतानी कशिश थी कि सिर्फ एक बार किसी से भी नज़रें मिलाते ही उसके दिल और दिमाग को और उसके तमाम वजूद को अपनी तरफ खींचकर अपनी मकनातीसी शख्सियत के शहर में जकड़ लेता। वो मुंह फेर कर फ़ौरन वहाँ से जाते हुए ब्रेन आदम से बोली, बिग ब्रदर, इसे यहीं लॉकअप में रखें, हम इसके बारे में सोच समझकर फैसला करेंगे।
उसने जाते वक्त ब्रेन आदम को भी नहीं देखा। वो नहीं चाहती थी कि उसके चेहरे की बदली हुई रंगत से कोई उसकी दिली कैफियत का अंदाज़ा कर सके। वो खुफिया कैद खाने के एयर कंडीशनड ऑफिस में आकर शिकस्त खुर्दा अंदाज में एक सोफे पर गिर पड़ी। आंखें बंद करके गहरी गहरी सांसें लेते हुए दिल की बेलगाम धड़कनों पर काबू पाने लगी। थोड़ी देर बाद ब्रेन आदम ऑफिस में आया, उठकर खड़ी हो गई। उसे अपना बड़ा भाई समझती आई थी और हमेशा उसके मशवरों पर अमल करके कामयाब होती रही थी। ब्रेन आदम ने एक सोफे पर बैठते हुए कहा, बैठ जाओ। तुम वहाँ से अचानक क्यों चली आई? मैं थॉर नाइवन के बारे में सोच रही हूँ और अपनी सोच के मुताबिक हमेशा की तरह आपसे मशवरा लेना चाहती हूँ। क्या उसकी आंखों ने तुम्हें मुतासिर किया है? जी हाँ, मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलती। मैं उसके सामने से ये सोचकर चली आई कि जब उसकी आंखें मुझे मुतासिर कर सकती हैं तो आम लोगों से नज़रें मिलाते ही फ़ौरन अपने सैर में जकड़ लेती होंगी। हम टेलीपैथी जानने वाले दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा कुव्वत इरादी के मालिक होती हैं। उसकी आंखें मुझे मुतासिर कर रही थी। मैंने दिमागी कुव्वत से अपने आप को बचा लिया। मेरी इस सच बयानी से अंदाज़ा कर लें कि हम उसकी हिप्नोटाइज करने वाली आंखों से कई तरह के फ़ायदे उठा सकते हैं। दुरुस्त कहती हो। मैंने भी इतनी लंबी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हिप्नोटाइज करने वाला देखा है जो आंखें मिलाते ही शैतानी अंदाज में अपनी तरफ खींच लेता है। मैं भी उसकी नज़रों से कतरा कर उससे गुफ्तगू कर रहा था। हम इसे अपनी गिरफ्त में रखेंगे तो ये हमारी मुखालफत करने वाली बड़ी बड़ी शख्सियात पर तनवी में अमल करके उन्हें हमारी मुखालफत से बाज रख सकते हैं। अब ये सोचा जाए कि हम इसे किस तरह हमेशा के लिए अपना ताबेदार बनाकर रख सकते हैं। अली तैमूर ने तमाम बड़े ममालिक के अकाबरीन को सज़ाएँ दी थीं। उन सज़ा पाने वालों में हमारे अकाबरीन भी थे। सज़ाएँ इसलिए दी थी कि तमाम बड़े ममालिक के अकाबरीन ने अली के बाप फरहाद अली तैमूर को कत्ल कराने के लिए अननाउन, शैडो और हाइड एंड सीक की खिदमत हासिल की थी। फिर उसने अननाउन को गिरफ्तार करने के बाद ये कहकर सज़ाएँ ख़त्म कर दी कि तमाम बड़े ममालिक बाकी दो को भी किसी तरह ढूंढकर उन दोनों को यानी शैडो और हाइड एंड सीक को अली के हवाले करें। एल्बा ने कहा, इतला मिली है कि अली ने शैडो को भी गिरफ्तार करा लिया है। हाँ, अब ये हाइड एंड सीक यानी थॉर नाइवन रह गया। फरहाद और उसकी फैमिली के अलावा तमाम ममालिक भी इसे तलाश कर रहे हैं। ये गिरफ्तार होने और मौत की सज़ा पाने से महफूज रहने के लिए अपनी जान बचा के यहाँ से दूसरी जगह नहीं जाएगा, लेकिन हमारा ताबेदार रहना भी पसंद नहीं करेगा। हम इसे अपना गुलाम रखने के लिए इसके हाथ पांव तोड़कर अपाहिज बनाकर रख सकते हैं। इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इस पर तनवीमी अमल करूँगी। कैसे करोगी? तुम्हारी तरह यह भी गैर मामूली दिमागी कुव्वतों का हामिल है जो आंखें मिलाते ही दूसरों को अपने ज़ेर असर ले आता है। वो तुम्हारे तनवीमी अमल के असर में नहीं आएगा। आप इसे किसी आरामदेह बंगले में ट्रांसफ़र कर दें। उस बंगले में वो तनहा रहेगा। बाहर से खिड़कियाँ और दरवाजे बंद रहेंगे। बाहर मुसल्लह फ़ौजी जवान पहरा देंगे। वहाँ किसी को जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसे कहा जाए कि मैं इसके साथ रात का खाना खाऊंगी। फिर मैं खाने पीने की किसी चीज़ में हिसाबी कमज़ोरी की दवा मिला दूंगी। उसके असर से वो दिमागी तौर पर कमज़ोर हो जाएगा। ऐसे वक्त उसकी आंखें भी गैर मामूली कशिश से महरूम हो जाएंगी। इस तरह वो मेरे तनवीमी अमल के असर में आ जाएगा। ये तरीका मुनासिब है, लेकिन मैं तुम्हारा तहफ़्फ़ुज़ चाहता हूँ। तुम उसके पास रात के खाने के लिए जाओगी तो उस वक्त वह हिसाबी कमज़ोरी में मुब्तला नहीं रहेगा। जब वो शाम को चाय या कॉफ़ी पीना चाहेगा तो हमारे एक मुसल्ला गार्ड उसमें हिसाबी कमज़ोरी की दवा मिला देगा। जब वो कमज़ोरी में मुब्तला होगा तब तुम बंगले में उसके सामने जाओगी। ये हिफाजती तदबीर बेहतर है। आप उसे कड़ी निगरानी में यहाँ से ले जाएं। मैं शाम को चाय के वक्त आपसे रब्ता करूँगी। ब्रेन आदम वहाँ से चला गया। वो थोड़ी देर तक वहाँ बैठी रही, फिर अपनी खुफिया रिहाइशगाह में आ गई। लंच का वक्त आया तो भी उसने कुछ नहीं खाया। भूख लग रही थी मगर खाने को जी नहीं कर रहा था। तब उसे याद आया कि खुफिया कैद खाने में थॉर नाइवन की नज़रें उसकी आंखों में पेवस्त होकर उसे कह रही थी, अपने ख्याल ख्वानी करने वाले दिमाग को ये अच्छी तरह समझने दो कि मेरी आंखें तुम्हारे दिल और दिमाग में नक्श रहेंगी। इन आंखों को दोबारा देखे बगैर तुम्हें नींद नहीं आएगी, तुम्हें भूख नहीं लगेगी और इन्हें बार बार देखने के लिए। थॉर्न की बात पूरी नहीं हुई थी, लेकिन उसकी शैतानी आंखों ने उसे जितना कहा था उतनी बातें उसके दिमाग पर नक्श हो गई थी और उसका असर यही हो रहा था कि वो लंच के वक्त नहीं खा रही थी। भूख के बावजूद वो खाना नहीं चाहती थी। उसने सोचा कि इन लम्हात में उसकी बेजुबान आंखें अपना असर दिखा रही हैं। क्या मैं इन आंखों को दोबारा देखे बगैर खाने की तरफ माइल नहीं हो सकूंगी? उसने आंखें बंद करके थॉर नाइवन की आंखों को तसव्वुर में देखा। बंद आंखों की तारीकी में वह मकनातीसी आंखें रोशन हो गईं। निहायत वाज़ेह तौर पर वो नज़रें उसके दिमाग में पेवस्त हो गईं। तब उसने महसूस किया कि इन आंखों को दोबारा देखने के बाद खाने को जी कर रहा है। उसने अपनी आंखें खोल दी। किचन में जाकर सीलबंद डिब्बों से खाना निकाल कर उन्हें गर्म करने के बाद खाने लगी और सोचने लगी, वो मकनातीसी आंखें मुझे गिरफ्त में ले चुकी हैं। इन आंखों ने कहा था कि मैं उन्हें दोबारा देखे बगैर ना खा सकूंगी और ना सो सकूंगी। अभी मैं तसव्वुर में दोबारा इनको देखने के बाद खाने की तरफ माइल हुई हूँ। शायद रात को भी इन्हें दोबारा देखे बगैर मुझे नींद नहीं आएगी। यह चाहिए कि रात से पहले शाम ही को इसे चाय वगैरह पिलाकर ऐसा भी कमज़ोरी में मुब्तला कर दिया जाए। मैं इस पर तनवीमी अमल करके अपने जहन से इसकी नक्श होने वाली आंखों को मादूम करूँगी। फिर इसे अपना गुलाम बनाकर हुक्म दूंगी कि आइंदा वो अपनी आंखों से मुझे शिकार करने की कोशिश न करे। शाम 5 बजे उसने ख्याल ख्वानी के जरिए ब्रेन आदम से पूछा, बिग ब्रदर, कैसे चाय या कॉफ़ी में साबी कमज़ोरी की दवा पिलाई गई है? हाँ, उसने खुद ही शाम को चाय तलब की थी। एक मुसल्लह फ़ौजी जवान बंगले के अंदर जाकर उसके लिए चाय तैयार कर रहा था। तुम चली आओ। ऑल राइट, मैं अभी आ रही हूँ।
वह लिबास तब्दील करके आने के सामने बंद संवर कर बंगले से निकलकर अपनी कार में आई, फिर इसे ड्राइव करती हुई जाने लगी। इस दौरान में कई बार उसके तस्वुर में थॉर्न की आंखें झलकती रहीं और वह अपने तस्वुर से उन्हें मिटाती रही। जिस बंगले में थॉर्न को रखा गया था उस बंगले के हाथे में ब्रेन आदम 2 फौजी अफसरों के साथ बैठा हुआ था। एल्पा ने वहां आकर कार से उतरकर पूछा, बिग ब्रदर, आप लोग बाहर क्यों बैठे हैं? ब्रेन आदम ने कहा, हमने मुनासिब नहीं समझा कि अंदर जाकर थॉर्न आइवन से बातें करें। उससे नजरें मिलते ही एक अजीब तरह की बेचैनी पैदा होती है। क्या उसने चाय नहीं पी चुका है। एक फौजी जवान चाय पीने तक वहां मौजूद था। उसने बताया कि वो चाय पीने के बाद कमजोरी महसूस करने लगा था। ड्राइंग रूम से उठकर बेडरूम में जाकर बिस्तर पर लेट गया था। इसके बाद फौजी बाहर आ गया। तुम जाओ, ये अच्छा मौका है। कमजोरी के बायस उसे नींद आएगी और नींद के बायस उसकी आंखें बंद होंगी। वो तुम्हें देख भी नहीं सकेगा और तुम बआसानी अपना काम कर सकोगी। एल्पा अंदर जाने से पहले थॉर्न के दिमाग में पहुंची। पता चला वो बिस्तर पर आंखें बंद किए सोने की कोशिश कर रहा है। उसने मुतमईन होकर ब्रेन आदम से कहा, मैंने इसके दिमाग में जाकर देखा है, वो कमजोरी महसूस कर रहा है और अब सोने वाला है। इस पर तनवीमी अमल करने के बाद मैं 1 घंटे तक तनवीमी नींद सोकर बेदार होने का हुक्म दूंगी। फिर इसे आजमाऊंगी कि वो मेरा ताबेदार बन चुका है या नहीं। इस काम में 2 घंटे लगेंगे। क्या आप उस वक्त तक यहाँ रहेंगे? ब्रेन आदम ने कहा, मैं ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, लेकिन ये दोनों फौजी अफसर और कई मुसल्ला जवान मौजूद रहेंगे। एल्पा ने दोनों अफसरों से कहा, आप दोनों मुस्ताद रहेंगे। अगर मैं कोई खतरा महसूस करूंगी तो दिमाग में पहुंचकर पुकारूंगी। आप फौरन मुसल्ला जवानों के साथ आकर इसे काबू में करेंगे। वह तमाम एहतियाती तदाबीर के बाद दरवाजे के पास आई। वहां खड़े हुए एक फौजी पहरेदार ने दरवाज़ा खोला, फिर उसके अंदर जाने के बाद उसे बाहर से बंद कर दिया। वह अंदर आकर ड्राइंग रूम से गुजरती हुई एक बेडरूम के दरवाजे के पास आई। फिर उसने दस्तक देते हुए आवाज़ दी, मिस्टर थॉर्न। उसे जवाब नहीं मिला। उसने थॉर्न के दिमाग में पहुंचकर देखा। उसके ख्यालात ने बताया वो कमजोरी के बायस पुकारने वाली को जवाब नहीं दे पा रहा था। पुकारने वाली को अंदर आना चाहिए, दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं है। उसने मुतमईन होकर दरवाजे को खोला। कमरे में एक जानी बड़ी सी खिड़की के पास वह बेड पर आंखें बंद किए लेटा था। उसके चेहरे पर ऐसी परेशानी जाहिर हो रही थी जैसे वह अपनी जिस्मानी और दिमागी कमजोरी से लड़ रहा हो। उसने करीब आकर आवाज़ दी, थॉर्न। उसने बड़ी तकलीफ से अंदर की सांस छोड़ते हुए आह की आवाज़ निकाली। एल्पा ने उसके चेहरे पर झुककर कहा, भी तुम्हारी कमजोरी और परेशानी दूर हो जाएगी। मैं टेलीपैथी के जरिए तुम्हें गहरी नींद सुला दूंगी। उसकी बात खत्म होते ही थॉर ने पट से आंखें खोल दी। वो उस पर झुकी हुई थी। उसकी मकनातीसी आंखों से नजरें मिलते उसका दिल धक से रह गया। दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी आंखों में ऐसी बला की कशिश थी कि वो नजरें हटाने में नाकाम हो रही थी। वो भारी मगर धीमी सी आवाज़ में बोला, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत हसीन हो, यूं झुकी ना रहो, मेरे पास बैठ जाओ। वह बिस्तर के सराहने पर यूं बैठी कि नजरों से नजरें ना हट सकें, लेकिन थॉर ने अपनी आंखें उसकी आंखों से पेवस्त किए हुए उठकर बैठ गया। फिर उसके चेहरे को दोनों हथेलियों में इस तरह जकड़ लिया क्या वो 1000 कोशिशों के बावजूद उससे नजरें नहीं चुरा सकती थी। वो अपनी शैतानी आंखों से चंद सेकंड में किसी की भी नजरों को जकड़ लेता था और एल्पा इस बार बड़ी देर से जकड़ी हुई थी। अब उसका दिल और दिमाग कह रहा था कि अपने पूरे वजूद के साथ इसकी आंखों में समा जाए। वो हुक्म दे तो इसके कदमों में खाक हो जाए। उसने हुक्म दिया, मेरी नज़रों से नजरें हटाने के बाद भी मेरी आंखें तुम्हारे दिल और दिमाग में रहेंगी। तुम जिधर देखोगी उधर सिर्फ मेरी आंखें दिखाई देंगी। अब नजरें हटाओ और कहीं भी देख कर बताओ तुम्हें क्या नजर आ रहा है। उसने नजरें हटाई, दरवाजे को देखा, दीवार और खिड़की के पर्दे को, सर उठाकर छत को, सर झुकाकर बिस्तर को। हर जगह सिर्फ उसकी तिलिस्मी आंखें दिखाई दे रही थीं। उसने थॉर्न की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम हो, जहां देखती हूँ वहां तुम ही तुम हो। इतनी बड़ी दुनिया में तुम्हारी आंखों के सिवा कुछ नहीं है। अगर कुछ होगा तब भी मैं कुछ नहीं देखूंगी, तुम्हारी आंखों में डूबती रहूंगी। थॉर्न ने उसे अपने दोनों बाजू में लेकर सीने से लगाते हुए कहा, आओ और हमेशा के लिए मेरी आंखों में डूब जाओ। वह चट्टान जैसे सीने से लगकर दिल की धड़कनों को आराम पहुंचाने लगी। उसकी आंखें जहां देख रही थी वहां तिलिस्मी आंखें दिखाई दे रही थीं। उसे थॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। वो कह रहा था, वो फौजी जवान अहमक था। किचन में चाय बनाते वक्त उसने ये ख्याल नहीं रखा कि मैं सामने वाले आईने में उसे कोई दवा मिलाते हुए देख रहा हूँ। मुझे बताओ वो कैसी दवा थी? वह सैरज़दा सी आवाज़ में बोली, वो एसाब को कमज़ोर करने वाली दवा थी। मैं तुम्हें कमज़ोर करके तुम पर तनवीमी अमल करना चाहती थी। क्या उस दवा ने तुम पर असर नहीं किया? अगर चाय पी लेता तो वो दवा ज़रूर मुझे नुकसान पहुँचाती। उस फौजी जवान ने मेरे सामने प्याली रखते हुए मुझे देखा तो मेरी नज़रों ने उसे जकड़ लिया। मैंने हुक्म दिया, मेरी आंखों में देखते रहो। वो कई मिनट तक देखता रहा। फिर मैंने हुक्म दिया, अब अपनी आंखें बंद करो। मैं चाय पीने के बाद तुम्हें आंखें खोलने का हुक्म दूंगा। उस वक्त तक तुम अपनी बंद आंखों के पीछे तसव्वुर में मेरी आंखें देखते रहोगे और मेरी आंखों में हमेशा डूब जाने की ख्वाहिश करते रहोगे। उसने मेरे हुक्म के मुताबिक आंखें बंद की। मैं चाय की प्याली उठाकर बाथरूम में आया। तमाम चाय वॉश बेसन में डालकर नलका खोल दिया। चाय पानी के साथ बह गई। मैं नलका बंद करके वापस कमरे में आ गया। प्याली को सामने रखकर बोला, आंखें खोलो। उसने आंखें खोलकर मुझे देखा। मेरी इजाज़त के बगैर वो मुझ पर से नज़रें नहीं हटा सकता था। मैंने पूछा, तुमने चाय में कौन सी दवा मिलाई थी? वो सैरज़दा होकर बोला, साहब को कमज़ोर करने वाली दवा। जब आप कमज़ोरी महसूस करने लगेंगे तो मैडम आकर आप पर तनवीमी अमल करेंगी और अपना ताबेदार बना लेंगी।
तुम बाहर जाकर रिपोर्ट दोगे कि मैंने तुम्हारी आंखों के सामने तमाम चाय पी ली और तुम्हारे बाहर जाते वक्त कमज़ोरी महसूस कर रहा था और अपने बेडरूम की तरफ डगमगाते हुए जा रहा था। मैं बाहर जाकर आपके हुक्म के मुताबिक अफसरान को रिपोर्ट दूंगा। अब तुम जा सकते हो। वो पलट कर उस कमरे से चला गया। मैं यहाँ आकर कमज़ोरी महसूस करने लगा, बिस्तर पर आकर लेट गया। ये जानता था कि तुम मेरे दिमाग में आकर मेरी कैफियत मालूम करोगी। क्या तुम मेरे दिमाग में आई थी? हाँ, आई थी और तुम्हारे ख्यालात पढ़कर मुतमईन हो गई थी कि तुम कमज़ोरी में मुब्तला हो गए हो। तुम मुझ पर तनवीमी अमल करना चाहती थी। क्या तुमने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी मेरी जैसी आंखें देखी हैं? नहीं, पहली बार देखी और इन आंखों की असीर हो गई हूँ। मैं चंद सेकंड में किसी को भी आर्जी तौर पर अपना मामूल बना लेता हूँ, लेकिन हमेशा के लिए तुम्हें अपना ताबे बनाने के लिए अभी तुम पर बाकायदा महारत से अमल करूँगा। आओ, आराम से लेट जाओ। उसने अल्पा को दोनों बाजू में उठाकर बिस्तर पर लिटाया, फिर उसके पास बैठकर उसके चेहरे पर झुककर आंखों में आंखें डालकर तनवीमी अमल करने लगा। बाहर बैठे हुए अफसरान सोच रहे थे कि उनकी मैडम अल्पा इस कैदी थॉर्न पर तनवीमी अमल करके इसे ताबे बना रही होगी और थॉर्न उसके दिमाग में यह अहकामात नक्श कर रहा था कि वह हमेशा उसकी ताबे रहेगी, लेकिन दुनिया वालों को दिखाने के लिए उसे गुलाम बनाकर अपने साथ रखा करेगी। वह सबके सामने बज़ाहिर उसके अहकामात की तामील करता रहेगा, लेकिन दरे पर्दा उसके मंसूबों पर अमल किया करेगी। वह अपनी किसी भी हरकत से यह जाहिर नहीं करेगी कि वो उस पर हावी हो गया है और वह उसके ज़ेर असर रहने लगी है। थॉर्न ने तमाम ज़रूरी अहकामात उसके दिमाग पर नक्श कर दिए। वो अपनी शैतानी फितरत और शैतानी आंखों की कशिश के ज़रिए ऐसा ज़बरदस्त और ख़तरनाक हिप्नोटाइज का माहिर बन गया था कि तनवीमी अमल के ज़रिए अपने किसी भी मामूल के दिमाग के चोर खाने को बंद कर देता था। उसने अल्पा के साथ भी यही किया। कोई उसके चोर ख्यालात को पढ़ नहीं सकता था। वो सही मायनों में तनवीमी अमल की गहराइयों तक पहुंचा हुआ आमिल था। जो हुक्म सादिर करता उसी पर उसका मामूल अमल करता। उसने अल्पा के दिमाग में ये बात नक्श की थी कि कभी ज़ख्मी या बीमार हो जाने की सूरत में दिमाग कमज़ोर होने के बावजूद ना कोई टेलीपैथी जानने वाला उसके दिमाग में पहुंचकर उसके ख्यालात पढ़ सकेगा और ना ही अल्पा के दिमाग के चोर खाने में दाखिल हो सकेगा। वो हर हाल में सिर्फ उसकी मामूला और ताबे रहेगी। आम हालात में वो पराई सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोककर उन सोच की लहरों को भगा देगी, मगर एक मखसूस आवाज़ और लबो लहजे को अपने दिमाग में महसूस नहीं करेगी। उसने वह मखसूस लबो लहजा उसके दिमाग में नक्श करके उसे आधे घंटे तक तनवीमी नींद सोने का हुक्म दिया। वह आधे घंटे तक सोती रह गई। जब आधा घंटा ख़त्म होने में 1 मिनट रह गया तो उसने बेडरूम के दरवाजे को अंदर से बंद किया और उसके पास आकर लेट गया। उसके सर को अपने एक बाजू पर रख लिया। उसकी जुल्फ़ों को अपनी उंगलियों से सहलाने लगा। उसने आंखें खोलकर देखा। उसे थॉर्न की आंखें अपने ऊपर झुकी हुई नजर आईं। वह बड़े प्यार से उन आंखों को देखने लगी। उसने पूछा, क्या मेरी आंखों से डर लगता है? वो उसकी गर्दन में बाहें डालकर बोली, नहीं, पहले तुम्हारी आंखें पर आई थी, खौफनाक अंदाज में अपनी तरफ खींचती थीं। अब तो ये आंखें मेरी आंखों में उतर आई हैं, मेरे दिल दिमाग में समा गई हैं। अब ये तुम्हारी नहीं, मेरी आंखें हैं। ये कहकर वो उस पर निछावर होने लगी। थॉर्न ने कहा, तुमने बाहर बैठे हुए अफसरान से कहा था कि 2 घंटे के बाद उनसे दिमागी राब्ता करोगी। 2 घंटे गुजर चुके हैं। यहाँ मजीद मेरा दिल खुश करने के लिए उनसे कहो 1 घंटे बाद उन्हें बंगले के अंदर ड्राइंग रूम में बुलाओगी। एल्पा ने उसके हुक्म के मुताबिक बंगले के बाहर बैठे हुए एक अफसर के दिमाग में पहुंचकर कहा, थॉर्न आइवन मजीद 1 घंटे तक तनवीमी नींद सोता रहेगा। उसके बेदार होने के बाद तुम दोनों अफसरान को अंदर बुलाऊंगी। दोनों अफसरान ने कहा, मैडम देर क्यों हो रही है? आप खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। थॉर्न आइवन ज़बरदस्त कुव्वत इरादी का मालिक है। अगरचे उसे दवा के ज़रिए साबिक कमज़ोरियों में मुब्तला कर दिया गया है, इसके बावजूद उसे टेलीपैथी के ज़रिए गहरी नींद सुलाने और ट्रांस में लाकर तनवीमी अमल करने में काफ़ी वक्त लगा। बहरहाल कामयाबी हुई है। मैंने उसे अपना मामूल और ताबेदार बना लिया और 2 घंटे तक तनवीमी नींद सोने का हुक्म दिया है ताकि मेरा अमल उसके पुरसुकून दिमाग में गहराइयों तक नक्श होता रहे। मैडम, आपके बिग ब्रदर ब्रेन आदम ने फ़ोन के ज़रिए आपकी खैरियत पूछी थी। बिग ब्रदर से कहो मैं खैरियत से हूँ। थॉर्न के बेदार होने तक उसके दूसरे साथियों मिस्टर अननाउन और मिस्टर शैडो के बारे में ख्याल ख्वानी के ज़रिए मालूम कर रही हूँ कि अली तैमूर उन्हें कहाँ ले गया और उनके साथ क्या सलूक कर रहे। मुझे उम्मीद है कि थॉर्न की तरह उनके दोनों साथियों को भी ट्रैप करके यहाँ ला सकूंगी। वो ख्याल ख्वानी ख़त्म करके फिर थॉर्न के गले का हार बन गई। थॉर्न ने कहा, मैं अपने साथी शैडो की आवाज़ और लबो लहजे की नकल सुना रहा हूँ। तुम इसे ज़हन नशीन करके उसके पास पहुँचो और उसके अंदर रहकर खामोशी से मालूम करो कि अली तैमूर ने उसे और अननाउन को कहाँ छुपा कर रखा है। थॉर्न अपने साथी शैडो की आवाज़ और लबो लहजे में बोलने लगा। वह तवज्जो से सुनती रही। फिर ख्याल ख्वानी की परवाज़ करती हुई शैडो के दिमाग में पहुँच गई। वो योगा का माहिर नहीं था। एल्पा की सोच की लहरों को महसूस ना कर सका। वो उसके ख्यालात पढ़ने लगी। पता चला कि अली ने अननाउन को हुकूमत फ्रांस के हवाले करके ये ताकीद की है कि अननाउन के दोनों बाजुओं का जख्म भरने तक जेल के डॉक्टर से उसका इलाज कराया जाए और जेल के उस हिस्से में जेलर और फौज के आला अफसरान के सिवा किसी और को जाने की इजाज़त ना दी जाए। अगर अननाउन किसी के भी ताउन से फरार होगा तो फ्रांस के अकाबरीन को पहले की तरह टेलीपैथी के जरिए सज़ा दी जाएगी। वो अकाबरीन पहले की तरह सोने के वक्त नहीं सो सकेंगे, दिन हो या रात जब भी सोना चाहेंगे।
तो उनके दिमागों को बिजली जैसे झटके पहुंचेंगे। उस रात वो दिन रात जागने के अजाब में मुब्तला रहकर मर जाएंगे। फ्रांस के अकाबरीन और फौजी अफसरान आइंदा ऐसी बदतरीन सजा से महफूज रहने के लिए अन्नाउन की कड़ी निगरानी कर रहे थे। अन्नाउन के लिए अली ने यह फैसला किया था कि उसे एक वीरान जजीरे के कॉटेज में 1 हफ्ते का राशन और पानी देकर छोड़ दिया जाएगा। दूसरा कोई उस जजीरे में आकर उस कॉटेज तक पहुंचकर अन्नाउन को उसके हीरे जवाहरात के साथ निकाल कर नहीं ले जा सकेगा, क्योंकि जजीरे में कदम कदम पर बारूदी सुरंगें बिछी होंगी जो नजर नहीं आएंगी। कॉटेज तक पहुंचने वालों का एक भी कदम गलत पड़ेगा तो धमाके से उसके जिस्म के चीथड़े उड़ जाएंगे। शैडो के ख्यालात ने मजीद बताया कि अली तैमूर ने उसे इटली के एक जनूबी वसी और इस जजीरे सिसिली में कैदी बनाकर रखा है। उस समुद्र में कार्सिका, सार्डिनिया और मलौर का नामी कई छोटे जजीरों के अलावा और 2-4 बेनाम और गैर आबाद जजीरे हैं। उनमें से गुमनाम और गैर आबाद जजीरे में अन्नाउन को पहुंचाने के लिए एक छोटा सा कॉटेज वगैरह बनवाया गया। 1 हफ्ते के लिए उसके खाने पीने का इंतजाम किया गया और बाबा साहब के 20 माहिरीन कॉटेज से साहिल तक बारूदी सुरंगें बिछा रहे थे। ये काम बड़ी राजदारी से हो रहा था। चूंकि अन्नाउन अभी तक जेर इलाज था, इसलिए अली ने फैसला किया था कि उस जजीरे का तमाम ज़रूरी काम दूसरे दिन शाम तक ख़त्म हो जाएगा। तब तीसरे दिन अन्नाउन की जगह शैडो को वहां पहुंचाया जाएगा। कॉटेज से लेकर चारों तरफ साहिल तक बारूदी सुरंगें होंगी, लिहाजा एक हेलीकॉप्टर शैडो को उस कॉटेज तक ले जाएगा। बुलंदी से एक सीढ़ी लटकाकर शैडो को कॉटेज की छत से उतारने के बाद वह हेलीकॉप्टर वहां से चला जाएगा। इसके बाद किसी हेलीकॉप्टर को इस कॉटेज की तरफ नहीं जाने दिया जाएगा। इस जजीरे के आसपास के ममालिक इटली, फ्रांस, स्पेन और जनूब में अलजायर, लीबिया, मिस्र और इसराइल के हुकाम से कह दिया गया था कि जिस मुल्क से कोई हेलीकॉप्टर इस गुमनाम जजीरे की तरफ जाएगा उस मुल्क के खिलाफ टेलीपैथी के जरिए बड़ी इबरतनाक इंतकामी कार्रवाई की जाएगी। शैडो भी अपनी मदद के लिए आने वाले किसी हेलीकॉप्टर के जरिए फरार नहीं हो सकेगा। इससे पहले कि शैडो किसी हेलीकॉप्टर की लटकाई हुई सीढ़ी तक पहुंचे, उसे ख्याल खानी के जरिए कॉटेज के बाहर दौड़ाया जाएगा। इस तरह वो बारूदी सुरंगों की जद में आकर हराम मौत मरेगा। वैसे इस पर अली तैमूर को एतराज़ नहीं था कि कोई भी समुद्री रास्ते से जजीरे के साल तक पहुंचकर बारूदी सुरंगों से गुजरकर कॉटेज से शैडो को निकाल ले जाने का खतरा मोल ले या शैडो किसी तदबीर से फरार हो जाए। कॉटेज के चारों तरफ मौत का ऐसा जाल बिछाया गया था कि जुराइम की दुनिया का मक्कार से मक्कार मुजरिम भी यह खतरा मोल लेना पसंद न करता। अलबत्ता अन्नाउन और शैडो के पास जितने हीरे जवाहरात थे उन सबको इस कॉटेज में पहुंचा दिया गया। करोड़ों डॉलर्स के हीरे जवाहरात का लालच ऐसा था कि पता नहीं कितने चालबाज मुजरिम वहां तक पहुंचने के मंसूबे बना रहे थे। एल्पा ये तमाम मालूमात हासिल करके थॉर्न को बता रही थी। मालूमात हासिल करने में काफ़ी वक्त गुजर गया। बैरूनी दरवाजे पर एक अफसर दस्तक देकर पूछ रहा था, मैडम बहुत देर हो चुकी है, आप खैरियत से हैं? एल्पा ने ख्याल खानी के जरिए कहा, परेशानी की कोई बात नहीं है। थॉर्न आइवन तनवीमी नींद से बेदार हो चुका है। मैं इसे आजमा रही हूँ कि मेरा तनवीमी अमल किस हद तक इस पर कामयाब रहे। खुशी की बात है कि वो पूरी तरह मेरा गुलाम बन चुका है। मैं दरवाज़ा खोल रही हूँ। एल्पा वहाँ से उठकर दरवाजे के पास आई। इसे खोला तो बाहर 2 फौजी अफसरान के साथ ब्रेन आदम भी खड़ा हुआ था। उसने कहा, तुमने कहा था 2 घंटे बाद आओगी, मगर 3.5 घंटे गुजर चुके हैं। मैं परेशान होकर फिर यहाँ आया हूँ। बिग ब्रदर, ये आपकी मोहब्बत है। ज़रा सी कोई बात हो जाए तो आप मेरे लिए परेशान हो जाते हैं। वो सब बातें करते हुए ड्राइंग रूम में आए। वहाँ थॉर्न सोफा के पीछे एक ताबे की तरह सर झुकाए खड़ा था। सबने उसे देखा। अल्पा ने कहा, अब ये कैद खाने में नहीं रहेगा। इसकी मकनातीसी आंखें मेरी हिफाजत के लिए बहुत हैं। ये हमेशा मेरा बॉडीगार्ड बनकर मेरे साथ रहेगा। ब्रेन आदम ने पूछा, तुम बिल्कुल मुतमईन हो? ऐसा न हो कि बाद में इसकी चालाकी और फ्रेब का इंकशाफ हो और हमें पछताने का भी मौका न मिले। ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे दरवाज़ा खोलने में इसीलिए देर हुई कि मैं इसे तरह तरह से आजमा रही थी। इसने शैडो के लबो लहजे की नकल सुनाकर मुझे उसके दिमाग में पहुंचाया। मैंने शैडो के ख्यालात पढ़कर बहुत सी मालूमात हासिल की हैं। वो बताने लगी कि अली तैमूर ने अन्नाउन और शैडो को कहाँ कहाँ कैदी बनाकर रखा है और परसों शैडो को एक गुमनाम जजीरे के कॉटेज में पहुंचाने वाला है। इस जजीरे के बारे में सभी अखबारात में पढ़ चुके हैं। एक फौजी अफसर ने कहा, थॉर्न आइवन मकनातीसी आंखों के जरिए किसी से भी नजरें मिलाकर उसे आर्जी तौर पर अपना मुतियो फरमा बरदार बना लेता है। ये हमारे दुश्मनों को हमारी तरफ माइल कर सकेगा और आपका मुहाफिज बना रहेगा। क्या इसकी तरह शैडो भी किसी गैर मामूली सलाहियत का मालिक है? शैडो दरअसल प्लान मेकर है। पिछले 12 वर्षों से अन्नाउन और थॉर्न आइवन उसकी प्लानिंग के मुताबिक अमल करते और बेइंतहा दौलत कमाते रहे हैं। इस बार अन्नाउन और थॉर्न ने करोड़ों डॉलर कमाने के लालच में फरहाद को कत्ल कराने की जिम्मेदारी ली। शैडो ने एतराज़ किया, उनको समझाया कि यह लालच उन्हें ले डूबेगा। आज तक उसकी प्लानिंग के मुताबिक अमल करके कामयाब होते रहे हैं। इस पर इन दोनों ने कहा कि उसकी प्लानिंग हरफ आखिर नहीं है और फरहाद ने क़यामत तक जिंदा रहने के लिए अपनी तकदीर नहीं लिखवाई है। एक दिन उसे मरना है। मुमकिन है उसे उनके ही किराए के कातिल हलाक करें, लेकिन वो हलाक नहीं हुआ। कितने ही किराए के कातिल उसके और अली तैमूर के हाथों मारे गए, वो आज भी जिंदा है और उसका बेटा अली उन तीनों को इबरतनाक सजाएं देकर हलाक करने वाले। 12 बरस से मुसलसल कामयाबियां हासिल करने वाले सिर्फ इसलिए नाकाम रहे कि उन्होंने शैडो की मर्जी के खिलाफ काम किया।
उसे जो इल्म नजूम में महारत हासिल है उससे इनकार किया। दूसरे फौजी अफसर ने पूछा, क्या शैडो को इल्म नजूम में महारत हासिल है? हाँ, इस इल्म में वो गैर मामूली सलाहियतों का मालिक है। वह अपने दोनों साथियों अन्नाउन और थॉर्न का जायचा और उनके सितारों की चाल देखकर पेशगोइयां किया करता था कि उन्हें किसी बड़ी शख्सियत को कत्ल कराने में खतरात का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस बार उसने पेशगोई की थी कि वो नाकाम रहेंगे और उन दोनों के साथ वो भी मुसीबतों में फंसेगा। फरहाद और उसके बेटे उनका जीना मुहाल कर देंगे, हत्ता कि उनमें से कोई एक मौत के घाट उतार दिया जाएगा। ब्रेन आदम ने कहा, यहाँ उसके इल्म नजूम ने गलत कहा है। अली ने उनमें से 2 को गिरफ्तार किया है, दोनों को मौत के घाट उतारेगा। सिर्फ थॉर्न को हम अपने मकसद के लिए जिंदा रखेंगे। शैडो की पेशगोई गलत नहीं होगी। उसकी दूसरी खूबी यह है कि वो जितना मासूम और शरीफ इंसान दिखाई देते हैं, अंदर से उतना ही मक्कार है। उसे यकीन है कि वो मौत के उस जजीरे से सही सलामत निकल जाएगा। ब्रेन आदम ने कहा, अली ने अखबारात के जरिए ऐलान किया था कि जो भी कैदी इस जजीरे से निकलकर फरार होगा उसे 20 किलोमीटर तक कहीं भी जाकर छुपने का मौका दिया जाएगा। इसके बाद अली उसे आगे कहीं भागने और रूपोश होने का मौका नहीं देगा। शैडो अपनी मकारी से उस कॉटेज के बाहर आएगा, किसी तरह बारूदी सुरंगों से बचकर साहिल तक पहुंचेगा तो वहां से फरार होने के लिए एक मोटर बोट मौजूद रहेगी। वो उसमें बैठकर फरार होगा। लेकिन उस जजीरे के चारों तरफ कितने जजीरे और कितने खतरनाक ममालिक हैं। उन्हें वार्निंग दी गई है कि जो उसकी मदद करेगा या उसे पनाह देगा, उस मुल्क के खिलाफ टेलीपैथी के जरिए कार्रवाई की जाएगी। एक अफसर ने कहा, वो मौत के जजीरे से निकलकर 20 किलोमीटर तक समुद्र में भटकता रहेगा। कोई मुल्क उसे अपने साहिल तक पहुंचने नहीं देगा। ऐसी सूरत में वो जिंदा कैसे बचेगा? उसकी मौत लाजमी होगी। एल्पा ने कहा, नहीं होगी। उसकी पेशगोई हमेशा दुरुस्त होती है। जब वो बारूदी सुरंगों से बचकर जजीरे के साहिल तक पहुंचेगा तो मोटर बोट पर समुद्र में सिर्फ चंद किलोमीटर तक जाएगा। इसके बाद हमारे एक हेलीकॉप्टर उसे मोटर बोट से उठा ले जाएगा। दूसरे अफसर ने कहा, अली तैमूर हमारे खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर देगा। हमारी तरफ से जाने वाला हेलीकॉप्टर स्या रंग का होगा। किसी मुल्क की निशानदेही नहीं करेगा कि कहाँ से आया है। वहां से करीब जनूब में लीबिया के एक वीरान साहिल में हमारा एक छोटा त्यारा मौजूद होगा। शैडो को उस त्यारे में मुंतकिल किया जाएगा। वो त्यारा शैडो को हमारे पास ले आएगा और उस स्याह हेलीकॉप्टर को बॉम्ब से तबाह कर दिया जाएगा। ब्रेन आदम ने तायद में सर हिलाकर कहा, यह अच्छी तदबीर है। फरहाद और अली तैमूर वगैरह उस तबाह होने वाले हेलीकॉप्टर को लीबिया की ज़मीन पर देखकर तस्लीम करेंगे कि एक मुसलमान मुल्क ने उनके मुजरिम को फरार होकर जिंदा सलामत रहने का मौका दिया है। वो लीबिया के दुश्मन बन जाएंगे, हम पर कभी शुबा नहीं करेंगे। एक अफसर ने कहा, लेकिन इस बात का ख्याल रखा जाए कि फरहाद या सानी मफरूर शैडो के दिमाग में रहेंगे और मालूम करते रहेंगे कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है। शैडो मोटर बोट से सीढ़ी पर चढ़कर जैसे ही स्याह हेलीकॉप्टर में आएगा उसे एक इंजेक्शन के जरिए बेहोश कर दिया जाएगा। कोई ख्याल ख्वानी करने वाला उसके दिमाग से कुछ नहीं मालूम कर सकेगा। सबने इस तरीक़ेकार की तायद की। फिर थॉर नाइवन की तरफ मुतवज्जा होकर उसके 12 बरस तक पुरस्कार रहने के सिलसिले में कई राजों के मुतल्लिक सवालात करते रहे और वह सही जवाब देकर साबित करता रहा कि वह बेशक व शुबा एल्पा का ताबे बन चुका है। वह सब मुतमईन होकर एल्पा से रुखसत होकर चले गए। थॉर ने दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। सना फजर की नमाज पढ़ने और कलाम पाक की तलावत करने के बाद किचन की तरफ जाने के लिए नासरा और पोरस के बेडरूम के सामने से गुजरने लगी। इस कमरे का खुला हुआ दरवाज़ा देखकर रुक गई। ये रोज़ का मामूल था कि वो दरवाज़ा बंद रहता था। सना नाश्ता तैयार करने के बाद दरवाजे पर आकर दस्तक देती थी। तब नासरा दरवाज़ा खोलती थी, लेकिन उस रोज़ खिलाफे मामूल खुला हुआ दरवाज़ा देखकर उसने बाहरी से नासरा को आवाज़ दी। उसे जवाब नहीं मिला। फिर उसने पोरस को आवाज़ देकर पूछा, भाईजान क्या भाभी वॉशरूम में है? उसे पोरस की तरफ से भी जवाब नहीं मिला। कमरे में खामोशी रही। वह हैरानी से सोचती हुई खुले हुए दरवाजे पर आई। कमरा खाली नजर आ रहा था। उसने कमरे के अंदर आकर दोनों को पुकारा। बाथरूम का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। अगर वह दोनों बाथरूम में होते तो सना की आवाज़ उन तक ज़रूर पहुंचती और वह दोनों ज़रूर जवाब देते। वो दोनों को आवाज़ें देती हुई बाथरूम के आधे खुले हुए दरवाजे पर आई। वहाँ भी अंदर कोई नहीं था। वो दोनों नाश्ता किए बगैर बाहर नहीं जाते थे, सुबह चहलकदमी नहीं करते थे। उसने बाथरूम से पलटकर फिर कमरे का जायज़ा लिया। एक अलमारी का पट खुला हुआ था। उसने आगे बढ़कर दोनों पट खोल दिए। वहाँ नासरा की अटैची नहीं थी। उसके कुछ मलबूसात और मेकअप का सामान भी दिखाई नहीं दिया। तब उसने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की। नासरा के दिमाग में पहुंची, मगर सोच की लहरें वापस आ गईं। उसने सांस रोक ली थी। उसने एक ज़रा वक्फे के बाद फिर उसके दिमाग में पहुंचते ही कहा, भाभी मैं सना। बात पूरी होने से पहले ही नासरा ने सांस रोक ली। सना ने पोरस के दिमाग में पहुंचना चाहा। उसने भी सांस रोककर उसकी सोच की लहरों को बाहर कर दिया। वो सोच भी नहीं सकती थी कि एक सगे भाई की तरह मोहब्बत करने वाला और उसके हाथ से अपनी कलाई पर राखी बंधवाने वाला भी बेमुरवती से बहन की सोच की लहरों को वापस कर देगा। उसने फिर ज़रा वक्फे से दिमाग में पहुंचते ही कहा, मैं आपकी बहन सना हूँ। पोरस ने फिर सांस रोक ली। 4 बार नासरा और पोरस के दिमागों में जाकर वापस आते रहने से इतना मालूम हुआ कि वो कार में जा रहे हैं। वो तेज़ी से चलती हुई बंगले के बैरूनी दरवाजे की तरफ आई। वह दरवाज़ा खुला हुआ था और बाहर पोर्च में उनकी रेंटेड कार नहीं थी। उसने ख्याल ख्वानी की परवाज़ करके जलाल पाशा को मुखातिब किया,
अब्बू, नासरा भाभी और भाईजान कहीं चले गए हैं। मैं उनके दिमागों में जाती हूँ तो वो सांस रोक लेती हैं। पता नहीं ऐसी क्या शिकायत मुझसे हो सकती है कि वो ख्याल ख्वानी के जरिए भी मुझसे बात करना गवारा नहीं कर रहे हैं। जलाल पाशा ने कहा, तुम्हारी बातें सुनकर हैरत हो रही है। अभी 7 घंटे पहले रात को फरहाद साहब से इत्तेहाद हुआ था। पारस और पोरस की दोस्ती होने वाली थी। दूसरों के मुकाबले में हमारी टीम मजबूत हो गई थी। फिर वो दोनों अचानक हमसे दूर क्यों हो रहे हैं? ठहरो, मैं उनसे रब्ता करता हूँ। उसने उन दोनों से बारी बारी रब्ता करने की कोशिश की मगर नाकामी हुई। उन्होंने अपने बुजुर्ग साथी जलाल पाशा का नाम सुनने के बावजूद सांस रोककर उसकी बात नहीं सुनी, अपने दिमागों से निकाल दिया। उसने सना के पास आकर कहा, बेटी कोई गड़बड़ हो गई है। मालूम होता है किसी दुश्मन टेलीपैथी जानने वाले ने उन दोनों को ट्रैप कर लिया है। अबू, हम सब कितनी मोहब्बत और एतमाद से मुत्तहिद होकर एक अच्छी और कामयाब जिंदगी का आगाज़ करने वाले थे, लेकिन कोई दुश्मन हमारे इत्तेहाद को अपने लिए खतरा समझ रहा था। उसने सुबह होने से पहले उन दोनों को हमसे दूर कर दिया और मैं समझती हूँ नीलमा ने ऐसा किया है। पिछली रात वो भाभी के अंदर रहकर हमारी बातें सुन रही थी। बेशक नीलमा ही ये दुश्मनी कर रही है। मैं फरहाद साहब को इतला देने जा रहा हूँ। उसने ख्याल ख्वानी के जरिए मुझे मुखातिब किया और उन दोनों के अचानक जाने और टेलीपैथी के जरिए भी गुफ्तगू ना करने वाली बातें बताईं। मैंने तमाम बातें सुनकर कहा, आपका शुबा दुरुस्त है, ऐसा नीलमा ही कर सकती है। कोई दूसरा टेलीपैथी जानने वाला उन दोनों को ट्रैप नहीं कर सकता, क्योंकि पोरस योगा का माहिर है और मजबूत कुव्वत इरादी रखता है। उसे हिसाबी कमजोरी में मुब्तला करके उस पर काबू पाया जा सकता है। नासरा के दिमाग पर भी कोई काबू नहीं पा सकता, लेकिन आत्मा के बगैर जिंदगी कायम नहीं रह सकती और जिंदा रहने तक ही दिमाग सोच सकता और काम कर सकते हैं। इस हिसाब से इंसानी दिमाग आत्मा का मोहताज होता है। नीलमा की आत्मा ने नासरा को मजबूर किया होगा कि वो पोरस को हिसाबी कमजोरी में मुब्तला करे। नासरा ने मजबूरन ऐसा किया होगा, फिर पोरस पर तनवीमी अमल करके खुद पर नीलमा की मर्जी के मुताबिक तनवीमी अमल किया होगा। इस तरह वो दोनों नीलमा के ज़ेर असर आ गए हैं। लेकिन आपने फरमाया था कि रोज़ाना नासरा के सामने दुआया आयतें पढ़ी जाएंगी, तो नीलमा की नापाक आत्मा कुरान शरीफ की आयतों और उसके तकद्दस के ज़ेर असर रहा करेगी। वो कभी नासरा और पोरस को किसी तरह का भी नुकसान नहीं पहुँचाएगी। क्या पिछली रात नासरा के सामने कलाम पाक की तलावत की गई थी? जी हाँ, सना ने दुआया आयतें पढ़ी थी। मैं सोच में पड़ गया, फिर बात समझ में आ गई। मैंने कहा, सना दुरुस्त कह रही थी, आयतें पढ़ी गई होंगी, लेकिन वो दोनों एक ही बेडरूम में रहते हैं। उन्होंने पहले की तरह जिस्मानी ताल्लुक कायम किया होगा। इस तरह नीलमा की आत्मा ने उनकी नापाकी से फ़ायदा उठाया है। वो दोनों नापाक आत्मा को अपने ज़रिए से रखने के लिए पाक व साफ ना रह सके, यूँ नापाकी और शैतानियत को गालिब आने का मौका दिया है। फरहाद साहब, ये तो बहुत बुरा हुआ। नासरा और पोरस मेरे बच्चों की तरह है। पोरस आपको भी सच्चे दिल से एक बाप की जगह दे रहा था और आपकी हदायत पर अमल करते हुए पारस को भाई कहकर गले लगाने का इरादा रखता था। मैंने पाशा से गुफ्तगू के दौरान में नासरा को बेटी और पोरस को बेटा कहकर मुखातिब किया था, लेकिन उन्होंने बेख्तियार सांस रोक ली, मुझसे भी बात नहीं की। नीलमा की आत्मा ने उन दोनों को बुरी तरह जकड़ लिया था। मैंने आमना के पास आकर उनके हालात बताए। आमना ने कहा, मैं उन दोनों के हालात पर अफसोस कर सकती हूँ, लेकिन तुम चाहोगे कि मैं उन्हें निजात दिलाने के लिए नीलमा की नापाक रूह के पास जाऊँ और नासरा के जिस्म से भगा दूँ या उसे कुचल डालूँ, तो मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। तबरेज़ी साहब ने पहली बार जो कुछ कहा था उसे समझने की कोशिश करो। उस नापाक आत्मा को सिर्फ कुरानी आयात से ज़ेर करते करते उसे बिल्कुल बेअसर किया जाएगा। फिर नासरा अपने अंदर उसकी मौजूदगी के बावजूद महफूज रहा करेगी। मैंने पाशा को बताकर कहा, नासरा और पोरस को किसी तरह तलाश करके उन्हें अलहदा रहने का मशवरा देना चाहिए। अगर वो मशवरों पर अमल नहीं करेंगे और एक दूसरे के इश्क में एक जगह एक साथ रहेंगे, तो फिर नापाक आत्मा की कठपुतलियाँ बनकर रहेंगे। हम उन्हें तलाश करेंगे और समझाएंगे। मैं सानी और पारस से कहता हूँ, वो दोनों को ज़रूर तलाश करेंगे। वो जहाँ भी पाए जाएंगे, हम वहाँ पहुँचकर उन्हें हर मुमकिन तौर पर समझाने की कोशिश करेंगे। आमना और तबरेज़ी साहब के लिए मामूली सी बात है। वो नासरा के जिस्म को नापाक आत्मा से निजात दिला सकते हैं, लेकिन इस तरह नासरा का जिस्म मर जाएगा। पोरस अगर दिलो जान से नासरा की बेहतरी चाहता है तो वो उससे अलहदगी इख्तियार कर लेगा। फरहाद साहब, आपसे एक अर्ज़ है, जब तक वो दोनों कहीं गुम रहेंगे मेरी बेटी सना तना रहेगी। क्या आप उसे अपनी फैमिली के साथ रख सकते हैं? बेशक पोरस ने उसे बहन बनाया था, पारस भी उसे बड़े भाई का प्यार देगा। आप सना से कह दें कि वो ख्याल ख्वानी के जरिए रब्ता करके सानी और पारस के पास चली जाए। उसे फिर एक भाई और भाभी की मोहब्बत मिलेगी। पेरिस में झील के किनारे जितने कॉटेज थे वह सब बाबा साहब के इदारे की मलकियत थे। मैं और मेरी फैमिली के अफराद फुर्सत के दिनों में वहाँ जाते थे और कुछ अरसा आराम और तफरीह में गुजारते। सानी और पारस शैडो को अली तैमूर के हवाले करके वहीं एक कॉटेज में चंद रोज़ आराम करने आए थे। मैंने उन्हें नासरा और पोरस के हालात बताए। फिर पारस से कहा, सना तुम दोनों के पास रिहाइश के लिए आ रही है। तुम पोरस की तरह सना को बड़े भाई का प्यार दो और किसी तरह नासरा और पोरस को तलाश करो। ये मालूम करो कि वो कहाँ हैं और अपने असली चेहरे के साथ हैं या नकली। दूसरी तरफ नीलमा की मर्जी के मुताबिक नासरा और पोरस इसराइल जा रहे थे। नासरा ने कहा, तिलबा में रहकर एल्पा को किसी तरह ख्याल ख्वानी के जरिए ट्रैप किया जाएगा। सना और जलाल पाशा से दूर रहकर हम टेलीपैथी जानने वालों की एक मजबूत टीम बनाएंगे। पोरस ने कहा, एल्पा कितनी चालबाज है ये तुम नहीं जानती, लेकिन तुम्हारे अंदर समाई हुई नीलमा की आत्मा जानती है।
सना और जलाल पाशा हमसे मोहब्बत भी करते हैं और हमारे वफादार भी हैं। उनके साथ हम बिल्कुल रिश्तेदारों की तरह रहते थे। नासरा ने नागवारी से कहा, उन मुसलमानों का नाम ना लो। वो दोनों आसमानी किताब पढ़कर मेरी नीलिमा को मुझसे दूर करना चाहते थे। पोरस ने कहा, तुम्हें क्या हो गया नासरा? पहले हर बात मोहब्बत और सहूलत से करती थी, अब नागवारी से हुक्म देने के अंदाज में बोलती हो। अगर मेरा लहजा और मेरा अंदाज बदल गया है तो क्या तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे? मगर जाओगे कहाँ? नीलिमा ने मेरी मोहब्बत की वजह से तुम्हें जिंदा रखा है। वो जानती है कि मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रहूंगी, लेकिन तुम मेरे बगैर जिंदा रहने के लिए मुझसे दूर हो जाओगे तो वो मेरे जरिए मालूम कर लेगी कि तुम कहाँ हो। फिर तुम जहाँ भी होगे वहाँ तुम्हें मिट्टी में मिला देगी। पोरस को वो पहला तजुर्बा याद था जब नीलिमा की आत्मा ने नासरा के जरिए उसके अंदर जहर की मिकदार ज़्यादा पहुँचा दी थी। पहली बार नासरा ने जहर चूस कर उसे बचा लिया था, लेकिन अब नासरा अपने महबूब की नहीं नीलिमा की हमायती थी। वह लहदगी चाहेगा तो नीलिमा उसे नासरा के ही जहर से मारेगी और नासरा नीलिमा के ज़रिए से रहकर उसे नहीं बचा सकेगी। वो चुपचाप नासरा और नीलिमा को धोखा देकर भाग नहीं सकता था। नासरा ख्याल ख्वानी के जरिए मालूम कर लेगी कि वो कहाँ जा रहे। वो ऐसा मजबूर हो गया कि एक मामूल और ताबे बनने के बाद नासरा को अपने अंदर आने से नहीं रोक सकता था और अब उसके खिलाफ सोच भी नहीं सकता था। तनवीमी अमल के जरिए बनने वाला गुलाम नादीदा जंजीरें तोड़ने का मंसूबा नहीं बना सकता। जब दिमाग में ताबे बनने का अमल नक्श कर दिया गया हो तो वो ताबे गद्दार नहीं बन सकता। पोरस किसी हद तक नीलिमा के खिलाफ इसलिए सोच लेता था कि वो बहुत मजबूत इरादों की मालिक थी। जो मुस्तकिल मिजाज और मजबूत कुव्वत इरादी के मालिक होते हैं उन पर तनवीमी अमल करना तकरीबन नामुमकिन होता है। इसलिए पोरस को पहले एसाबी कमज़ोरी में मुब्तला किया था। कई घंटे गुजरने के बाद एसाबी कमज़ोरियाँ दूर हो चुकी थीं। वो पहले की तरह फौलादी पोरस बन चुका था। जो बातें तनवीमी अमल के जरिए दिमाग पर नक्श कर दी गई थीं, अज़्मो इरादों के साथ कभी कभी लड़ता था, फिर बेबस हो जाता था। इंसान दिमाग के ताबे रहता है। अज़्मो इरादे भी दिमाग के जरिए मजबूत होते हैं और शैतानी अमल से दिमाग के जरिए ही कमज़ोर बना दिए जाते हैं। मुख्तसर यह कि पोरस ताबे होने के बावजूद बड़े अज़म से दिमाग पर नक्श किए जाने वाले नापसंदीदा अहकामात से लड़ रहा था। उसने कभी शैतानी कुव्वतों से मात नहीं खाई थी, इसलिए अपने अंदर जंग जारी रखे हुए था। सानी ने ख्याल ख्वानी के जरिए सना को मुखातिब करते हुए कहा, पापा ने बताया कि तुम हमारे पास आ रही हो। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, लेकिन वहाँ से रवानगी से पहले कुछ अहम मालूमात हासिल कर लो। सना ने कहा, बताएं किस किस्म की मालूमात हासिल करने? नासरा और पोरस के पास जिन फर्जी नामों के पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड्स वगैरह वो उन्हीं के जरिए अमेरिका से किसी दूसरे मुल्क में जाएंगे। नए फर्जी नाम इख्तियार करने और पासपोर्ट और वीज़ा के लिए तस्वीरें उतरवाने और टेलीपैथी के जरिए मुतल्लिका अफसरान के दिमागों में घुसकर पासपोर्ट, वीज़ा और शनाख्ती कार्ड्स वगैरह बनवाने के लिए उन्हें कम से कम 2 घंटे लगेंगे। तुम फ़ोन के जरिए एयरपोर्ट के किसी भी ऐसे शख्स से बात करो जो बोर्डिंग कार्ड्स जारी करने वाले काउंटर पर ड्यूटी दे रहा हो। उसकी आवाज़ सुनकर हम दोनों उन तमाम काउंटर्स पर काम करने वालों के दिमागों में जाएंगे जो मुसाफिरों को बोर्डिंग कार्ड्स जारी करते हैं। इस तरह हमें मालूम हो जाएगा कि नासरा और पोरस फर्जी नामों के जरिए किस फ्लाइट से किस मुल्क की तरफ जा रहे हैं। सना ने सानी को नासरा और पोरस के फर्जी नाम और वल्दियत बताई। सानी ने कहा, एयरपोर्ट पर बाबा साहब के चंद जासूस मौजूद हैं, उनका सुराग मिलते ही वो एक्शन में आ जाएंगे। सानी और सना ने भी यही किया। फ़ोन के जरिए एक शख्स की आवाज़ सुनी, फिर उसके दिमाग में जाकर उसके जरिए दूसरे काउंटर्स के मुलाजमीन के दिमागों में पहुंचने लगी। वो दोनों जिन 2 काउंटर्स पर काम करने वालों के दिमागों में जाती थी वो कंप्यूटर के जरिए मालूम करते थे कि टीना विल्सन और जेरी हेराल्ड, नासरा और पोरस किस मुल्क की फ़्लाइट में किस मुल्क के शहर तक जाने वाले हैं। आखिर एक काउंटर के कंप्यूटर के जरिए मालूम हुआ कि वो दोनों इसराइल जाने वाले हैं और इसराइल की फ़्लाइट अपने शेड्यूल्ड टाइम से 2 घंटे लेट है। दोनों मुसाफिर अभी बोर्डिंग कार्ड्स हासिल करने नहीं आए। जब स्पीकर के जरिए इसराइल जाने वाले मुसाफिरों को कॉल किया जाएगा तो वो बोर्डिंग कार्ड हासिल करने जाएंगे। ख्याल ख्वानी के दौरान में सना एक टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट पहुंच गई। सानी ने कहा, वहीं टैक्सी के पास ठहरो, इसका नंबर बताओ, हमारे जासूस तुम्हारे पास आ रहे हैं, उनमें से एक पासवर्ड अदा करेगा। वी आर फॉर पारस एंड पोरस। सना ने टैक्सी का नंबर बताया। वो तमाम जासूस पार्किंग एरिया में थे। 1 मिनट के अंदर सना के पास आए। उनमें से एक ने मखसूस पासवर्ड्स अदा किए। सना उनके साथ एयरपोर्ट की इमारत की तरफ जाते हुए बोली, वो दोनों वेटिंग हॉल में या रेस्तोरां में होंगे। मैं कोशिश करूंगी कि उनकी नज़रों में ना हूं और दूर ही से उनकी निशानदेही कर दूं। वो वेटिंग हॉल में पहुंचकर छुपने के अंदाज में एक दीवार के करीब चलती दूसरी तरफ जाने लगी। वो दोनों आरामदेह सोफ़ों पर बैठे हुए थे और उससे बहुत दूर थे। उसने ख्याल ख्वानी के जरिए एक जासूस से कहा, मेरे भाईजान लाइट ग्रे सूट और ग्रे रंग की नेकटाई में है, भाभी ऑरेंज कलर का ब्लाउज और ब्लैक स्कर्ट पहने हुए हैं। उनकी गर्दन के गिर्द ब्लैक स्कार्फ है जिस सतून पर टीवी नस्ब है उसके सामने वाले सोफे पर है। उनके बाईं तरफ टेलीफोन काउंटर्स हैं। उनकी निशानदेही के दौरान में वो दोनों उठकर वहाँ से जाने लगे। सानी ने कहा, ठीक है सना, हमारे आदमी उन्होंने देख लिया है, तुम वेटिंग हॉल से बाहर चली जाओ। वो बाहर जाने लगी। नासरा और पोरस वॉशरूम की तरफ जा रहे थे। एक कॉरिडोर से गुजरते वक्त 2 जासूसों ने सांस रोककर बेहोशी की दवा स्प्रे की। दोनों ने चौंक कर उन्हें देखा, लेकिन कुछ कहने से पहले ही बेहोशी तारी होने लगी। इससे पहले कि वो फर्श पर गिरते दोनों जासूसों ने उन्हें संभाल लिया। बाकी 2 जासूस फुर्ती से 2 स्ट्रेचर लेकर आए। इस पर दोनों को लिटाया गया, उन पर चादर डाली गई। फिर वो स्ट्रेचर को धकेलते हुए इमारत के बाहर आए। वहाँ 2 एम्बुलेंसें खड़ी हुई थीं।
एक एम्बुलेंस के पीछे नासरा को और दूसरी के पीछे पोरस को पहुंचाया गया। उन्होंने ये तमाम काम इतनी बर्क रफ्तारी से किया कि किसी को देखकर कुछ समझने और पूछने का मौका नहीं मिला कि वह मरीज कौन है और उन्हें कहाँ ले जाया जा रहा है। दोनों एम्बुलेंस वहां से आगे बढ़कर दो मुख्तलिफ रास्तों पर जाने लगी। सना उस एम्बुलेंस में थी जिसमें पोरस को ले जाया जा रहा था। सानी ने दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर होकर पारस को तमाम हालात बताए। पारस ने कहा, इस बात का खास ख्याल रखो कि पोरस के होश में आने के 1-2 घंटे बाद नासरा को होश आए। अगर वो पहले होश में आएगी तो नीलमा उसके जरिए पोरस पर किए हुए तनवीमी अमल को मिटाने नहीं देगी। जब तक पोरस पर हमारा तनवीमी अमल मुकम्मल ना हो तब तक नासरा होश में आए तो उसे दोबारा बेहोश कर दो। एम्बुलेंस एक बंगले के हाथे में पहुंच गई। 2 अफराद उसका स्ट्रेचर उठाकर अंदर गए, फिर एक कमरे के बेड पर उसे लिटा दिया। सानी ने सना से कहा, तुम पोरस के पास रहो, अपने अब्बू से कहो कि वो ख्याल ख्वानी के जरिए वहाँ मौजूद रहें। पोरस को होश आने लगे तो उसके दिमाग को ट्रांस मिले। दिमागी कमजोरी के बायस उस पर तनवीमी अमल किया जा सकेगा। तुम्हारे अब्बू उसके दिमाग से नासरा के तनवीमी अमल को मिटा देंगे। उनसे कहना कि वो पोरस को सिर्फ 1 घंटे तक तनवीमी नींद सोने की हदायत दें। सिर्फ 1 घंटे तक क्यों? हम उस वक्त तक नासरा और नीलमा को कंट्रोल करेंगे, वरना वो नीलमा के ज़रिए से रहकर पोरस के दिमाग में आकर तुम्हारे अब्बू के तनवीमी अमल को नाकाम बना देगी। मैं समझ गई, अभी अब्बू को यहाँ बुलाती हूँ। तुम बाप बेटी के पास टेलीपैथी का हथियार है, वहाँ तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं होगा। इसके बावजूद 2 मुसल्लह गार्ड्स बंगले के बाहर हैं। इसके अलावा पापा अपनी ज़रूरी मसरूफियात से निमट कर तुम्हारे पास आएंगे। मैं नासरा के पास जा रही हूँ। सानी चली गई। सना ने अपने बाप से रब्ता करके नासरा और पोरस के बारे में बताया। जलाल पाशा ने खुश होकर कहा, फरहाद साहिब और उनकी फैमिली के अफराद ज़ुबान के धनी हैं और जब कहते हैं तो दोस्ती निभाते हैं और दिलों को जीत लेते हैं। नीलमा जैसी चुड़ैल से पोरस को निजात दिलाना मुमकिन नहीं था, लेकिन उन्होंने चंद घंटों के अंदर उस चुड़ैल की तमाम चालों को नाकाम बना दिया। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, मगर पहले पोरस के दिमाग में झांक कर देख लूँ। उस वक्त पोरस को होश आ रहा था। जलाल पाशा ने कहा, सना ये होश में आ रहे, इस वक्त दिमाग ज़रा कमज़ोर रहते हैं। मैं तनवीमी अमल कर रहा हूँ, तुम इस कमरे में दिमागी तौर पर हाजिर हो। जलाल पाशा ने कहा, पोरस बेटे पोरस, मैं तुम्हारा अंकल पाशा बोल रहा हूँ। नासरा या नीलमा ने तुम्हारे दिमाग को लॉक किया है। इससे पहले कि तुम्हारा दिमाग पूरी तरह तवानाई हासिल करे और फिर तनवीमी अमल के मुताबिक लॉक्ड हो जाए, उसके तनवीमी अमल का तोड़ करने के लिए मुझसे ताबुन करो। अपने दिमाग को सिर्फ मेरी आवाज़ और लबो लहजे पर मरकूज़ कर दो। पोरस ने यही किया। जलाल पाशा उसके दिमाग पर गालिब आकर नासरा के तनवीमी अमल का तोड़ करने लगा। फिर उसे हदायत दी, फरहाद और उसकी फैमिली की मोहब्बत और उनके खुलूस और सच्चाई की कदर करो और उनसे प्यार और मोहब्बत का रिश्ता रखो। इन अल्फाज के साथ अपना अमल कर रहा हूँ। तुम 1 घंटे तक तनवीमी नींद सोने के बाद बेदार हो जाओगे, आप सो जाओ। जलाल पाशा ने बेटी के पास आकर कहा, खुदा का शुक्र है मैंने किसी शैतानी मदाखलत के बगैर नासरा के तनवीमी अमल का तोड़ किया है। पोरस अब नीलमा के शहर से निकल चुका है। मैं नासरा के पास जाकर देखना चाहता हूँ वहाँ क्या हाल है। सना ने सानी के पास आकर कहा, अब्बू ने भाईजान पर तनवीमी अमल का तोड़ कर दिया, इस वक्त मेरे साथ हैं। सानी ने कहा, अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम बेटी, खुदा तुम सबको खुश रखे और दुश्मनों से भी महफूज रखे। तुम सब हमारे लिए बाइस रहमत बन गए हो। अंकल हम आपके ही हैं और हमेशा आपके रहेंगे। अभी 1.25 घंटे पहले नासरा को होश आ रहा था, हमने फिर उसे बेहोश कर दिया है। सना तुम जाओ और पोरस के पास दिमागी तौर पर हाजिर हो। अंकल आपसे ये रब्ता होता ही रहेगा। अभी बेहतर ये होगा कि आप वहाँ सानी को तनहा ना रहने दें, ख्याल ख्वानी के ज़रिए वहाँ मौजूद रहें। वो दोनों बाप बेटे उसका शुक्रिया अदा करके पोरस के पास चले गए। नासरा के कमरे में एक मुसल्ला गार्ड था। उस बंगले के बाहर भी एक गार्ड मौजूद था। सानी वहाँ ख्याल ख्वानी के ज़रिए नासरा के हालात मालूम कर रही थी। उस कमरे में रहने वाले गार्ड ने कहा, मैडम ये किस में से आ रही है? करा रही है, शायद होश में आ रही है। उसकी बात पूरी होने तक नासरा ने आंख खोल दी। इस दौरान में नीलमा की आत्मा उसके अंदर तवानाई बहाल कर रही थी। वो कई घंटों से परेशान थी। अपने मुखालिफ की चालों को नाकाम बनाने के लिए ये समझ रही थी कि नासरा की बेहोशी के दौरान में मुखालफी ने पोरस को उसके तनवीमी अमल से निजात दिला दी होगी। अब वो नासरा को अपने शिकंजे से निकलने का मौका नहीं देना चाहती थी। नासरा ने नीलमा की हदायत के मुताबिक अपने गले पर हाथ फेर कर कहा, मेरा हलक खुश्क हो रहा है, प्लीज़ पानी पिलाओ। सानी ने गार्ड से कहा, इसे पानी पिलाओ, मैं इसके दिमाग में रहूंगी। गार्ड पानी लेने गया। सानी ने नासरा के ख्यालात पढ़े। उसके एक चोर ख्यालात पढ़े नहीं जा सकती थी, क्योंकि वो खुद नहीं जानती थी कि आइंदा क्या करने वाली है। आइंदा की शैतानी हरकतों के बारे में सिर्फ नीलमा को मालूम था कि उसे क्या करना है। गार्ड ने उसे गिलास में पानी देकर कहा, ये लो पानी पी लो। नासरा बिस्तर पर एक कोहनी टेक कर कमजोरी से उठकर बैठ गई। फिर गिलास की तरफ हाथ बढ़ाते ही अचानक छलांग लगाकर गार्ड की गर्दन में बाहें डालकर लेट गई। इससे पहले कि सानी उसके दिमाग को झटका पहुंचाकर उसे गार्ड से अलग करती, गार्ड के हलक से चीख निकली। नीलमा ने उसकी गर्दन में दांतों को पेवस्त करके उसके जिस्म में जहर पहुंचा दिया। नीलमा की आत्मा की शैतानी कुव्वत और खुद अपनी कोशिशों से नासरा ने सांस रोकी तो सानी की सोच की लहरें बाहर निकल गईं। सानी ने फौरन ही बाहर खड़े हुए गार्ड्स के अंदर आकर कहा, कमरे में जाओ और राइफल से नासरा को सिर्फ जख्मी करो। वो दौड़ता हुआ कमरे में आया, लेकिन वो नजर नहीं आई। सानी ने कहा, बेड के नीचे और दरवाजे के पर्दे के पीछे देखो। वो बेड के नीचे तलाश करने के लिए ज़रा सा झुका।
उसी लम्हे में नासरा दरवाजे के पर्दे के पीछे से छलांग लगाकर उस पर आई और आते ही अपने दांत उसके जिस्म में पेवस्त कर दिए। वो चीखें मारता हुआ ज़मीन पर गिरा और तड़पने लगा। सानी उस दम तोड़ने वाले के दिमाग से निकलकर फिर नासरा के अंदर आई। उसने सांस रोक ली। सानी ने फ़ौरन ही जलाल पाशा से कहा, अंकल, नासरा हाथ से निकली जा रही है। नीलमा की मदद से सांस रोककर हमारा रास्ता रोक रही है। जलाल पाशा फ़ौरन ही ख्याल ख्वानी की परवाज़ करता हुआ नासरा के पास गया। सानी ने मुझे मुखातिब किया, पापा, नासरा पर नीलमा की आत्मा गालिब आ गई है। इससे पहले कि हम उस पर होने वाले तनवीमी अमल का तोड़ करते, वो नीलमा के ज़ेर असर रहकर निकल गई है। हम उसके दिमाग में नहीं जा सकते, वो सांस रोक लेती है। मैंने कहा, फ़िलहाल उसका पीछा छोड़ दो। उसकी एक कमज़ोरी पोरस हमारे साथ है। उसे दिलो जान से चाहने वाली आइंदा उस तक पहुँचने के लिए नीलमा से लड़ेगी। अभी हमसे दूर भाग रही है, बाद में नीलमा से बगावत करती रहेगी और पोरस को हासिल करने के लिए हमारे ताउन की मोहताज रहेगी। जलाल पाशा भी नासरा के दिमाग में ना जा सका। उसने वापस सानी के पास आकर मेरी बातें सुनी और मेरी तायीद की। उसने तस्लीम किया कि नासरा दीवानगी की हद तक पोरस को चाहती है। फिलवक्त नीलमा के ज़ेर असर फ़रार हो गई है, लेकिन अपने आशिक के लिए आइंदा नीलमा से बगावत करेगी।